नमस्कार बंधुओं। जासूसों की दुनिया में आप सबका हमेशा की तरह इस बार भी स्वागत है। बंधुओं, हमारी सीरीज चल रही है जासूस फेलुदा बाबू की, और ये इस सीरीज की 7वीं कहानी है। पिछली सारी कहानियाँ प्लेलिस्ट में मौजूद है। इस कहानी के ख़त्म होने के बाद पिछली सारी कहानियाँ एक बार ज़रूर सुनें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान मरने के बाद भी आपसे मिलने आ सकता है? क्या मौत के बाद भी कोई साया जिंदा लोगों के बीच चल फिर सकता है? आज की कहानी गोसाइमपुर सरगरम एक ऐसा ही डार्क और खौफनाक रहस्य है। एक ऐसा राज जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि जो हम देखते हैं, क्या वो सच होता है? अगर आपको ऐसी सस्पेंस से भरी मिस्ट्री कहानियां पसंद है तो वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी में हर कदम पर इतने ट्विस्ट है कि आपका दिमाग घूम जाएगा। तो चलिए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। कलकत्ता की सड़कों पर बारिश का पानी घुटनों तक भर चुका था। आसमान से गिरती बिजली की कड़कड़ाहट शहर के सन्नाटे को बीच बीच में चीर रही थी। 21 रजनी सेन रोड वाले घर में आज एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। कमरे में सिर्फ एक लाल रंग का बल्ब जल रहा था, जिसकी हल्की और रहस्यमयी रोशनी दीवारों पर खौफनाक परछाइयां बना रही थी। प्रदोष चंद्र मित्र, जिन्हें दुनिया उनके मशहूर नाम फेलुदा से जानती थी, अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर खामोश बैठे थे। उनके हाथ में एक जलती हुई सिगरेट थी। कमरे में सिगरेट के धुएं और सस्ती तंबाकू की महक एक धुंध की तरह तैर रही थी। फेलुदा अब पहले जैसे नहीं रहे थे। वो आज भी बहुत स्मार्ट, तेज और खतरनाक थे, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। पिछले एक केस में एक मासूम की जान न बचा पाने का गहरा गिल्ट उन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रहा था। उनकी आंखों में अब वो पहले वाली चमक और आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि एक गहरा काला अंधेरा था। एक ऐसा अंधेरा जो उन्हें हर रात सोने नहीं देता था। मैं यानी तोपशे, तपेश रंजन मित्र, उनके चेहरे की ये खौफनाक उदासी देखकर अक्सर डर जाता था। मुझे लगता था कि फेलुदा किसी गहरी खाई में गिरते जा रहे हैं। तभी इस तूफानी और भयानक रात में अचानक हमारे मुख्य दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। इतनी रात गए, इस भयंकर बारिश और तूफान में कौन हो सकता है? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फेलुदा ने धीरे से अपनी सिगरेट एशट्रे में दबाई और दराज से अपनी रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। उनका हर कदम नपातुला और शांत था। उन्होंने बिना कोई आवाज किए धीरे से दरवाजा खोला। सामने एक आदमी खड़ा था। वो बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। उसके बाल माथे पर चिपके थे और उसका शरीर ठंड या शायद किसी भयंकर खौफ से बुरी तरह कांप रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर जो चीज सबसे ज्यादा डराने वाली थी, वो थी उसकी आंखें। उसकी आंखें फटी हुई थी और उनमें मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। मेरा नाम जीवन मल्लिक है, उसने कांपती और रुंधे हुए गले की आवाज में कहा। मैं गोसाइमपुर से आया हूं। मुझे बचा लीजिए फेलुदा, वो मुझे मार डालेंगे। वो मेरे पीछे पड़े हैं। फेलुदा ने बिना कोई भाव दिखाए ठंडी निगाहों से उसे देखा और अंदर आने का इशारा किया। कमरे की हल्की लाल रोशनी में जीवन मल्लिक का चेहरा किसी ताजा लाश जैसा सफेद और खूनविहीन लग रहा था। उसने अपने भीगे हुए कोट की जेब से एक पुरानी खून से सनी हुई सूती गठरी निकाली और कांपते हाथों से उसे मेज पर रख दिया। ये क्या है? तोपशे ने
घबराते हुए पूछा। जीवन ने अपनी सूखी जुबान अपने होठों पर फेरी और गहरी सांस लेते हुए कहा, ये एक भारी पत्थर है जो एक खास तरह के पीले कपड़े में बंधा है। कल रात ठीक 12 बजे ये मेरे पिता श्यामलाल मल्लिक के कमरे की खिड़की से अंदर फेंका गया था। ये कोई आम कपड़ा नहीं है। ये वो कपड़ा है जो 100 साल पहले खूंखार ठग और कातिल अपने शिकार का गला घोंटने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये मौत का पैगाम है। 1, 2। फेलुदा की आंखें सिकुड़ गई। तुम्हारे पिता को कौन मारना चाहता है? उनका दुश्मन कौन है? ये सवाल सुनते ही जीवन फूट फूट कर रोने लगा। मेरे पिता को कोई जिंदा इंसान नहीं मारना चाहता, बल्कि हमारे ही एक मरे हुए पूर्वज उन्हें मारना चाहते हैं। दुर्लभ मल्लिक, वो इंसान जो 150 साल पहले मर चुका है, उसकी रूह वापस आ गई है। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सिर्फ बाहर बरसती तेज बारिश की आवाज इस सन्नाटे को और भयानक बना रही थी। जीवन ने अपने आंसू पोंछते हुए आगे बताया कि उसके पिता श्यामलाल मल्लिक एक बहुत ही अजीब और पुराने ख्यालात के इंसान हैं। वो गोसाइमपुर की 200 साल पुरानी जमींदार हवेली में रहते हैं और नई दुनिया की किसी भी चीज जैसे बिजली, फोन या गाड़ी से सख्त नफरत करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्होंने अपनी हवेली में एक रहस्यमयी तांत्रिक को बुला रखा है। उसका नाम मृगांका भट्टाचार्य है। 2, मृगांका भट्टाचार्य कहता है कि वो मरे हुए लोगों से बात कर सकता है। जीवन ने खौफ से कांपते हुए अपनी बात जारी रखी। वो हर रात मेरे पिता के साथ हवेली के गहरे तहखाने में जाता है। वहां से अजीब सी डरावनी आवाजें आती है, जैसे कोई दर्द में चीख रहा हो। कल रात मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मेरे पिता हवेली के पीछे के सुनसान बगीचे में भारी बारिश के बीच एक कब्र खोद रहे थे और उनके ठीक बगल में कोई ऐसा खड़ा था जो इंसान नहीं था। उसकी आंखें लाल थी और वो हवा में तैर रहा था। वो दुर्लभ मल्लिक की रूह थी। लाल मोहन गांगुली, जिन्हें हम प्यार से जटायु कहते हैं, जो अब तक सोफे के एक अंधेरे कोने में चुपचाप बैठे थे, डर के मारे एक झटके में उछल पड़े। क्या बकवास कर रहे हो भाई? भूत प्रेत, रूहे? फेलुदा, मेरी बात मानिए, ये केस मत लेना। ये हमारे बस का नहीं है। ये पुलिस का नहीं, किसी पुजारी का काम है। जटायु का गोलमटोल चेहरा पसीने से पूरी तरह भीग गया था, लेकिन फेलुदा की आंखों में बहुत दिनों बाद एक अजीब सी चमक आ गई थी। वो अपने अंदर के गिल्ट और अंधेरे से भागने के लिए एक नए और जानलेवा खतरे की तलाश में थे। उन्हें मौत से अब डर नहीं लगता था। हम कल सुबह ही गोसाइमपुर निकलेंगे। फेलुदा ने अपनी भारी और शांत आवाज में फैसला सुनाया। अगली सुबह हम तीनों, फेलुदा, मैं, तोपशे और जटायु, गोसाइमपुर के लिए ट्रेन में बैठे थे। बाहर का मौसम अभी भी बहुत खराब था। काले घने बादल आसमान में छाए हुए थे और रुक रुक कर बारिश हो रही थी। जटायु पूरे रास्ते आंखें बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। फेलुदा खिड़की के बाहर शून्य में घूर रहे थे। उनका दिमाग किसी गहरे रहस्य को सुलझाने में लगा था। गोसाइमपुर स्टेशन पर जब हम उतरे तो वहां परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। पूरा गांव एक अजीब से पीले कोहरे और सन्नाटे में डूबा हुआ था। वहां का स्टेशन मास्टर हमें देखकर ऐसे छिप गया जैसे हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो। उसकी आंखों में गांव के जमींदार का खौफ साफ दिख रहा था। वहां से एक पुरानी खड़खड़ाती घोड़ा गाड़ी में बैठकर हम जमींदार हवेली की तरफ बढ़े। रास्ते में ऊंचे ऊंचे सूखे पेड़ थे जो कोहरे में किसी भूतिया साई की तरह लग रहे थे। पेड़ों पर बैठे कुएं हमें देखकर अजीब आवाजें निकाल रहे थे। जटायु डर के मारे मेरी बाह कसकर पकड़े हुए थे।
जैसे ही हम हवेली के विशाल लोहे के गेट के सामने पहुंचे, एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली बहुत पुरानी और विशाल थी। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थी और बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजों पर दीमक लगी थी। हवेली के चारों तरफ जंगली घास उगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये हवेली जिंदा है और अपनी लालची आंखों से हमें घूर रही है। हमने हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद चरमराती आवाज के साथ दरवाजा खुला। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके बाल पूरी तरह सफेद थे। चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। वो श्यामलाल मल्लिक थे। 2, 3, 4, 5। उनके कपड़े पुराने जमाने के जमींदारों जैसे थे। कौन है आप लोग और यहां क्या कर रहे हैं? उनकी आवाज सूखी, भारी और सर्द थी। हम कलकत्ता से आए हैं, फेलूदा ने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहा। जीवन मल्लिक ने हमें बुलाया है। उन्होंने हमें बताया कि आपकी और उनकी जान को गहरा खतरा है। श्यामलाल मल्लिक हमें एक अजीब सी भेदती हुई नजर से देखने लगे। फिर उनके होठों पर एक बहुत ही खौफनाक और ठंडी मुस्कान तैर गई। उनका चेहरा किसी शैतान जैसा लगने लगा। जटायु ने पीछे से डरते हुए पूछा, जीवन बाबू कहाँ हैं? कृपया उन्हें बुलाइए, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। श्यामलाल मल्लिक ने अपनी खुरदरी आवाज में धीमे से कहा, जीवन ने आपको कलकत्ता आकर बुलाया? यह तो बिल्कुल नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? फेलूदा ने अपनी रिवॉल्वर वाली जेब पर हाथ रखते हुए सख्त लहजे में पूछा। कल रात ठीक 3 बजे वो हमारे कलकत्ता वाले घर पर थे। उन्होंने ही हमें वो खून से सना पीला कपड़ा दिखाया था। वो पूरी तरह भीगे हुए थे। श्यामलाल मल्लिक की वो खौफनाक मुस्कान और चौड़ी हो गई। उन्होंने हवेली के अंदर अंधेरे दालान की तरफ इशारा किया और बोले, ये नामुमकिन है मिस्टर मित्र, क्योंकि मेरा बेटा जीवन पिछले 3 दिनों से अपने कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं निकला है। फेलूदा को पहली बार एक जोरदार झटका लगा। उनके चेहरे के भाव बदल गए। क्या मतलब है आपका? मतलब ये, श्यामलाल ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, कि जीवन पिछले 3 दिनों से अपने बिस्तर पर बेहोश है। वो बहुत गंभीर रूप से बीमार है और कोमा में है। वो अपना हाथ तक नहीं हिला सकता, तो वो कलकत्ता चलकर कैसे जाएगा? मेरे तोपशे के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पूरे शरीर में डर की एक सिहरन दौड़ गई। अगर जीवन मल्लिक 3 दिन से गोसाइनपुर की इस हवेली से बाहर गया ही नहीं, तो कल रात कलकत्ता में हमारे घर पर कौन आया था? वो खून से सना कपड़ा हमें किसने दिया था? वो कांपती हुई आवाज, वो खौफ से भरी आंखें, क्या वो कोई इंसान नहीं था? क्या वो कोई प्रेतात्मा थी? फेलूदा ने तुरंत अपनी रिवॉल्वर बाहर निकाली और श्यामलाल से कड़क आवाज में कहा, बकवास बंद कीजिए। मुझे अभी इसी वक्त जीवन के कमरे में ले चलिए। मुझे उसे देखना है। श्यामलाल ने बिना कुछ कहे हवेली की पुरानी सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। हम सब तेजी से सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर गए। वहां एक लंबी, अंधेरी और खौफनाक गैलरी थी। हवा में सड़े हुए मांस, पुरानी किताबों और सूखी गुलाब की पत्तियों की बदबू आ रही थी। गैलरी के सबसे आखिर में जीवन मल्लिक का कमरा था। कमरे का दरवाजा अंदर से कसकर बंद था। फेलूदा ने जोर से दरवाजा खटखटाया। जीवन बाबू, दरवाजा खोलिए, मैं फेलूदा हूं। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। सन्नाटा इतना गहरा और दमघोंटू था कि हमारे दिलों की तेज धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। फेलूदा ने एक कदम पीछे लिया और अपनी पूरी ताकत से दरवाजे के लॉक पर लात मारी। एक जोरदार आवाज के साथ
लकड़ी का पुराना दरवाजा टूटकर खुल गया और हम तीनों कमरे के अंदर दाखिल हुए। कमरे के अंदर का नजारा देखकर हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जटायु के मुंह से एक भयानक चीख निकल गई और वो चक्कर खाकर वही जमीन पर गिर पड़े। सामने पलंग पर जीवन मल्लिक लेटा हुआ था, लेकिन वो जिंदा नहीं था। उसकी आंखें छत की तरफ खुली की खुली थी, जिनमें भयानक खौफ जमा हुआ था। उसकी त्वचा का रंग पूरी तरह नीला पड़ चुका था। कमरे में बर्फ जैसी भयंकर ठंड थी। फेलुदा ने तुरंत आगे बढ़कर उसकी गर्दन की नब्ज चेक की। उनका चेहरा पसीने से भीग गया। ये कैसे हो सकता है? फेलुदा ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा। क्या हुआ फेलुदा? क्या ये मर चुके हैं? तोप्शे ने खौफ से कांपते हुए पूछा। फेलुदा ने मेरी तरफ देखा। उनकी तेज आंखों में आज तक मैंने ऐसा खौफ और कंफ्यूजन कभी नहीं देखा था। तोप्शे, फेलुदा ने बहुत धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, इसकी लाश बर्फ की तरह ठंडी है। इसके शरीर का पूरा खून जम चुका है। राइगर मोर्टिस, रिगोर मोर्टिस पूरी तरह सेट हो चुका है। 3 मेडिकल साइंस के हिसाब से ये इंसान कम से कम 4 दिन पहले मर चुका है। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। मैं सांस तक नहीं ले पा रहा था। अगर जीवन मल्लिक 4 दिन पहले मर चुका था, तो कल रात हमारे घर आकर हमसे बात किसने की थी? गोसाइमपुर सरगरम यानी द मिस्ट्री ऑफ द वॉकिंग डेड अब सिर्फ एक कहानी या अफवाह नहीं रह गई थी, बल्कि एक खौफनाक और भयानक हकीकत बन चुकी थी। और तभी सन्नाटे को चीरते हुए कमरे के अंधेरे कोने में रखी एक पुरानी भारी लोहे की अलमारी का दरवाजा अपने आप चरमराती आवाज के साथ धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर सिर्फ घना और डरावना अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के बीच से किसी के भारी कदमों की आवाज धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही थी। ठक ठक ठक। कमरे में फैला हुआ सन्नाटा अब जानलेवा हो चुका था। पुरानी भारी लोहे की अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल रहा था। लोहे के जंग लगे कब्जों की चरमराती आवाज किसी के रोने जैसी लग रही थी। मेरे तोप्शे के पैरों की ताकत पूरी तरह खत्म हो गई थी। मैं अपनी जगह पर पत्थर की मूर्ति की तरह जम गया था। जटायु तो पहले ही जमीन पर बेहोश पड़े थे। अलमारी के अंदर घुप अंधेरा था। उस अंधेरे में से भारी कदमों की आवाज धीरे धीरे बाहर की तरफ आ रही थी। ठक ठक ठक। हर कदम के साथ कमरे की जमीन हल्की सी कांप रही थी। फेलुदा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। उनके चेहरे पर खौफ का कोई नामो निशान नहीं था। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर को और मजबूती से पकड़ लिया। उनकी उंगली ट्रिगर पर थी और उनकी आंखों में एक खूंखार ठंडी चमक थी। अपनी पुरानी नाकामी और गिल्ट ने फेलुदा को अंदर से इतना डार्क और अग्रेसिव बना दिया था कि अब उन्हें मौत से डर नहीं लगता था, बल्कि उन्हें मौत का इंतजार था। अचानक उस अंधेरे में से एक लंबा और भयानक साया बाहर निकला। जैसे ही वो साया लाल रोशनी में आया, मेरी चीख गले में ही घुट गई। वो इंसान नहीं लग रहा था। उसका पूरा शरीर हड्डियों का ढांचा था। उसके पूरे शरीर पर श्मशान की सफेद राख मली हुई थी। उसने कमर में सिर्फ एक लाल रंग की सूती धोती पहनी थी, जिस पर अजीब से काले निशान बने थे। उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसकी आंखें। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी, मानो पुतलियां ही ना हो। उसके हाथ में एक इंसानी खोपड़ी थी, जिसके अंदर एक पीला दिया जल रहा था। मौत। उस आदमी की आवाज इतनी भारी और गूंजने वाली थी कि मेरे कान सुन पड़ गए।
इस हवेली की दीवारों में मौत भूखी बैठी है। जो भी दुर्लभ मल्लिक की शांति भंग करेगा वो मारा जाएगा। ये लाश तो सिर्फ एक शुरुआत है। वो जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी से कमरे की खिड़कियों के कांच कांपने लगे। मुझे लगा मेरा दिल अभी काम करना बंद कर देगा। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वही रहस्यमयी तांत्रिक मृगांक भट्टाचार्य था जिसके बारे में हमें बताया गया था। लेकिन इससे पहले कि तांत्रिक अपना दूसरा डरावना जुमला बोल पाता, फेलुदा बिजली की रफ्तार से आगे बढ़े। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर की पीछे वाली भारी लोहे की मूठ को तांत्रिक के माथे पर जोर से दे मारा। तांत्रिक दर्द से चीखा और पीछे की तरफ गिरा। उसके हाथ से इंसानी खोपड़ी छूटकर जमीन पर गिर गई और चूर चूर हो गई। फेलुदा ने तुरंत उसकी गर्दन दबोच ली और उसे जमीन पर कसकर दबा दिया। उनकी रिवॉल्वर की ठंडी नली सीधे तांत्रिक की दाई आंख पर रखी थी। भूत प्रेत का यह घटिया नाटक किसी और के सामने करना। फेलुदा की आवाज में जहर घुला हुआ था। उनके शब्द चाकू की तरह चुभ रहे थे। अगर 1 सेकंड के अंदर तुमने मुझे सच नहीं बताया कि तुम इस अलमारी में क्या कर रहे थे, तो मैं तुम्हारा भेजा इसी दीवार पर चिपका दूंगा। और मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूं। तांत्रिक की वो डरावनी सफेद आंखें अब डर के मारे नॉर्मल हो चुकी थी। वो बस ऊपर की तरफ देखने की एक्टिंग कर रहा था। उसकी सांसें उखड़ रही थी। मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे जमींदार साहब ने यहां छिपने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी इस कमरे में आए तो मैं उसे दुर्लभ मल्लिक के नाम से डराकर भगा दूं। मुझे बस पैसे दिए गए थे। फेलुदा ने एक झटके में उसे छोड़ दिया। वो खांसता हुआ एक कोने में दुबक गया। फेलुदा अब वापस बिस्तर की तरफ मुड़े जहां जीवन मल्लिक की लाश पड़ी थी। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ फेलुदा के पीछे आकर खड़ा हो गया। लाश का नीला पड़ा हुआ चेहरा और फटी हुई आंखें देखकर मुझे उल्टी आ रही थी। फेलुदा ने अपनी जेब से एक बड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस निकाला और लाश के चेहरे पर झुक गए। तोपशे, जरा ध्यान से देखो, फेलुदा ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जैसे वो खुद से बात कर रहे हों। मैं डरते डरते आगे आया। तुम्हें इसके चेहरे पर कुछ अजीब लग रहा है? फेलुदा ने पूछा। इसका चेहरा बहुत नीला पड़ गया है फेलुदा, मैंने कांपती आवाज में कहा। और इसके गले पर कोई निशान नहीं है। मतलब इसका गला उस पीले कपड़े से नहीं घोंटा गया था। बिल्कुल सही। फेलुदा की आंखें लाश की गर्दन के पीछे टिक गई। लेकिन मौत की असली वजह कुछ और है। फेलुदा ने लाश के बाएं कान के ठीक पीछे वाले हिस्से पर लेंस लगाया। वहां एक बहुत ही छोटा सा गहरा लाल रंग का निशान था, जैसे किसी बहुत बारीक सुई से वहां कुछ इंजेक्ट किया गया हो। यह किसी सांप का डंक नहीं है तोपशे, ये एक हाइडोज जहर का इंजेक्शन है, और वो भी एक बहुत ही खास तरह का केमिकल जहर जो शरीर के खून को तुरंत जमा देता है। इसी जहर की वजह से इसका शरीर इतनी जल्दी नीला पड़ गया है और अकड़ गया है। फेलुदा ने लाश के जूतों की तरफ देखा। जूते महंगे लेदर के थे। फेलुदा ने अपनी उंगली से जूतों के तलवे को छुआ। कीचड़। फेलुदा चौंक गए। इसके जूतों पर कीचड़ लगा है, और ये कीचड़ गीला है। मेरे दिमाग में एक जोरदार धमाका हुआ। गीला कीचड़? लेकिन फेलुदा, आपने ही तो कहा था कि ये लाश देखकर लगता है कि ये 4 दिन पहले मर चुका है। अगर ये इंसान 4 दिन से इस बिस्तर पर पड़ा है, तो इसके जूतों पर आज की बारिश का गीला कीचड़ कैसे हो सकता है? फेलुदा ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों की चमक और तेज हो गई थी।
इसका मतलब सिर्फ एक ही है तोपशे। श्यामलाल मल्लिक झूठ बोल रहा है। ये इंसान 4 दिन पहले नहीं मरा है, ये कल रात को ही मरा है। कल रात जब ये हमारे घर से वापस गोसाइमपुर आया तो यहां पहुंचते ही इसका कत्ल कर दिया गया। फिर कातिल ने इसके शरीर में वो खास केमिकल डाल दिया ताकि पुलिस या डॉक्टर को लगे कि इसकी मौत कई दिन पहले हो चुकी है। ये बहुत ही प्रोफेशन और ठंडे दिमाग से किया गया मर्डर है। तभी कमरे के दरवाजे पर भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। जमींदार श्यामलाल मल्लिक वहां खड़े थे। उनके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। लालटेन की पीली रोशनी में उनका झुर्रियों भरा चेहरा किसी पुरानी पेंटिंग जैसा खौफनाक लग रहा था। उन्होंने कमरे में गिरी हुई तांत्रिक की खोपड़ी देखी, कोने में डरे हुए तांत्रिक को देखा और फिर बिस्तर पर पड़ी अपने जवान बेटे की लाश को देखा। लेकिन उनके चेहरे पर कोई दर्द, कोई दुख या आंसू की एक बूंद भी नहीं थी। उनकी आंखें एकदम खाली और सर्द थी। आपका बेटा मर चुका है श्यामलाल बाबू, फेलुदा ने सीधे उनकी आंखों में घूरते हुए कहा, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको यह बात पहले से पता थी। आपने जानबूझकर हमसे झूठ बोला। श्यामलाल मल्लिक ने एक गहरी ठंडी सांस ली। उनकी खुरदरी आवाज कमरे के सन्नाटे में गूंजी। वो मेरा बेटा नहीं था मिस्टर मित्र, वो हमारे खानदान पर एक श्राप था। वो इस 200 साल पुरानी हवेली और हमारे पूर्वजों की कीमती मूर्तियों को कलकत्ता के कुछ लालची लोगों को बेचना चाहता था। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो अंधा हो चुका था। इसलिए हमारे महान पूर्वज दुर्लभ मल्लिक की रूह ने उसे सजा दे दी। जो भी इस हवेली के साथ गद्दारी करेगा वो ऐसे ही मरेगा। श्यामलाल की बातों में एक अजीब सा पागलपन था। फेलुदा को इस तरह के अंधविश्वास से सख्त नफरत थी। फेलुदा ने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि उनकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। उन्हें अपना वो पुराना केस याद आ गया जहां ऐसे ही एक झूठे अंधविश्वास के चक्कर में एक मासूम बच्चे की बलि दे दी गई थी और वो उसे बचा नहीं पाए थे। वो गिल्ट आज भी फेलुदा को रातों को रुलाता था। फेलुदा ने खुद को संभाला। अभी इमोशन होने का वक्त नहीं था। दुर्लभ मल्लिक की रूह को जहर के इंजेक्शन लगाना कब से आ गया? फेलुदा ने व्यंग्य और गुस्से से पूछा। श्यामलाल बिना कुछ कहे घूमे और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे चले गए। उनका यह बर्ताव बहुत अजीब और डरावना था। एक बाप अपने जवान बेटे की लाश देखकर इतना शांत कैसे रह सकता है? रात के 11 बज चुके थे। बाहर तूफान और तेज हो गया था। बिजली चमकने की आवाजें इतनी जोरदार थी कि पूरी हवेली हिल रही थी। हमें हवेली के ग्राउंड फ्लोर पर एक बड़ा सा गेस्ट रूम दिया गया था। कमरे में सिर्फ एक लालटेन जल रही थी। जटायु लालमोहन बाबू को बुखार आ गया था। वो रजाई के अंदर छिपकर कांप रहे थे और लगातार राम राम जप रहे थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। फेलुदा खिड़की के पास खड़े थे। उनके होठों में एक सिगरेट दबी थी जिसका धुआं कमरे की छत की तरफ जा रहा था। वो खिड़की से बाहर हवेली के उस भयानक और सुनसान बगीचे की तरफ देख रहे थे जहां जंगली घास और बड़े बड़े पुराने पेड़ थे। तोपशे, फेलुदा ने अचानक बिना मेरी तरफ देखे कहा। उनकी आवाज बहुत शांत और गहरी थी। इस केस में कुछ बहुत बड़ा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कल रात जीवन हमारे पास मदद मांगने आया था तो उसे किसने मारा? तांत्रिक तो सिर्फ एक मोहरा है। असली कातिल कोई और है और वो कातिल इस हवेली के अंदर ही मौजूद है। मैं चुपचाप सुन रहा था। मेरे रोंगटे खड़े थे। मुझे एक बात और परेशान कर रही है। फेलुदा ने अपनी सिगरेट को खिड़की के बाहर फेंकते हुए कहा। कल रात जीवन ने हमें बताया था
कि उसने अपने पिता श्यामलाल मल्लिक को भारी बारिश के बीच इस हवेली के पीछे वाले बगीचे में एक कब्र खोदते हुए देखा था। एक ऐसी कब्र जिसके पास दुर्लभ मल्लिक का साया खड़ा था। फेलुदा मुड़े और उन्होंने अपनी वाटरप्रूफ जैकेट पहन ली। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर चेक की और उसे वापस बेल्ट में लगा लिया। मैं उस बगीचे में जा रहा हूं। मुझे देखना है कि उस कब्र के अंदर आखिर क्या छिपा है। मैं भी आपके साथ चलूंगा फेलुदा, मैंने हिम्मत जुटाते हुए कहा। मैं उन्हें अकेले उस मौत के बगीचे में नहीं जाने दे सकता था। जटायु को सोते हुए छोड़कर हम दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकले। हवेली के बड़े दरवाजे को हमने बिना आवाज किए खोला। बाहर घुप अंधेरा था और बारिश का पानी हमारे चेहरों पर तीखे तीरों की तरह चुभ रहा था। हवा की सायसान्य आवाज किसी के रोने जैसी लग रही थी। हम अपने जूतों को कीचड़ से बचाते हुए धीरे धीरे हवेली के पीछे वाले हिस्से में पहुंचे। बिजली की एक जोरदार कड़कड़ाहट हुई और उसी रोशनी में हमने देखा एक बहुत पुराने और विशाल बरगद के पेड़ के नीचे ताजी मिट्टी खुदी हुई थी। ये वही कब्र थी। फेलुदा ने पास ही पड़ी एक भारी लोहे की कुदाल शवल उठा ली। हम दोनों ने बारिश के बीच उस गीली मिट्टी को हटाना शुरू किया। हर बार जब कुदाल मिट्टी में जाती, मेरे दिल की धड़कन और तेज हो जाती। हम किसकी कब्र खोद रहे थे? क्या वहां सच में कोई लाश थी या कोई खजाना? करीब 3 फुट मिट्टी हटाने के बाद अचानक कुदाल किसी ठोस चीज से टकराई। ठक, लकड़ी की आवाज आई। हमने जल्दी जल्दी अपने हाथों से कीचड़ हटाया। वहां एक बड़ा और पुराना लकड़ी का संदूक था जो किसी ताबूत कॉफिन जैसा लग रहा था। इसे पकड़ो, फेलुदा ने मुझे अपनी टॉर्च दी। फेलुदा ने कुदाल के अगले हिस्से को ताबूत के ढक्कन के नीचे फंसाया और अपनी पूरी ताकत लगा दी। लकड़ियों के टूटने की एक तेज चरमराहट हुई और वो भारी ढक्कन एक तरफ पलट गया। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च की रोशनी ताबूत के अंदर डाली। जैसे ही रोशनी अंदर पड़ी, मेरे हाथ से टॉर्च छूटकर कीचड़ में गिर गई। मेरे मुंह से एक भयानक और बेकाबू चीख निकल गई। मैं पीछे की तरफ कीचड़ में गिर पड़ा। फेलुदा भी एक कदम पीछे हट गए। उनका पूरा शरीर सन्न रह गया था। ऊत के अंदर कोई खजाना नहीं था। वहां कोई पुराना कंकाल भी नहीं था। वहां एक ताजा लाश रखी थी। और वो लाश गोसाइमपुर के जमींदार श्यामलाल मल्लिक की थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर असली श्यामलाल मल्लिक की लाश इस कब्र के अंदर दबी हुई थी, तो पिछले 1 घंटे से हवेली के अंदर हमारे साथ जो बूढ़ा आदमी घूम रहा था, वो कौन था? वो किससे बात कर रहा था? क्या हम किसी इंसान के साथ उस हवेली में बंद थे, या किसी ऐसी शैतानी ताकत के साथ जो अब हमारा शिकार करने वाली थी? तभी हमारे ठीक पीछे अंधेरे में से एक खुरदरी और बर्फीली आवाज आई। मुझे ढूंढ रहे हो मिस्टर मित्र? ये खुरदरी, बर्फीली और मौत जैसी ठंडी आवाज ठीक हमारे पीछे से आई थी। भारी बारिश और कड़कड़ाती बिजली के बीच ये आवाज सुनकर मेरे तोपशे के शरीर का सारा खून जैसे जम गया। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक भयंकर सिहरन दौड़ गई। मैं कीचड़ में गिरा हुआ था और मेरे हाथ पैर डर के मारे सुन्न हो चुके थे। मैंने कांपते हुए धीरे से अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमाई। हमारे पीछे उस विशाल और खौफनाक बरगद के पेड़ के नीचे एक साया खड़ा था। तभी आसमान में एक जोरदार बिजली चमकी। उस 1 सेकंड की नीली रोशनी में मैंने जो देखा, उसने मेरी सांसें रोक दी। वो वही बूढ़ा इंसान था जिसे हम अब तक श्यामलाल मल्लिक समझ रहे थे, लेकिन अब उसके चेहरे पर वो कमजोर
और लाचार जमींदार वाला भाव नहीं था। उसकी आंखों में एक शैतानी और खूंखार चमक थी। उसके हाथ में एक भारी पुरानी डबल बैरल बंदूक शॉटगन थी, जिसकी दोनों नलियां सीधे फेलुदा के सीने की तरफ तनी हुई थी। बारिश का पानी उसके चेहरे से बह रहा था, लेकिन वो पलक तक नहीं झपका रहा था। उसकी वो डरावनी और चौड़ी मुस्कान अंधेरे में चमक रही थी। तुम बहुत होशियार हो फेलुदा, उस बहरूपिये ने अपनी खुरदरी आवाज में हंसते हुए कहा। मैंने सुना था कि कलकत्ता का ये जासूस बहुत तेज है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी असली श्यामलाल मल्लिक की कब्र तक पहुंच जाओगे। तुम अपनी मौत को खुद बुलावा दे रहे हो। फेलुदा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। उनके चेहरे पर खौफ का कोई नामो निशान नहीं था। भारी बारिश उनके चेहरे और जैकेट को पूरी तरह भिगो चुकी थी। फेलुदा की उंगलियां धीरे धीरे अपनी बेल्ट में लगी रिवॉल्वर की तरफ खिसक रही थी। उनका दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर की तरह तेजी से हालात को भांप रहा था। तुम कौन हो? फेलुदा की आवाज इस तूफान में भी एकदम स्थिर और भारी थी। उनके शब्दों में एक अजीब सी कमान थी। अगर असली श्यामलाल मल्लिक इस ताबूत में मुर्दा पड़ा है, तो तुम कौन हो जो उसका चेहरा लगाकर पूरी हवेली में घूम रहे हो? और जीवन मल्लिक को किसने मारा? बहरूपिया जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी से आसपास के पेड़ों पर बैठे कौवे फड़फड़ाकर उड़ गए। मैं कौन हूं, यह जानकर तुम क्या करोगे? तुम दोनों तो आज रात इसी कब्र में दफन होने वाले हो। दुर्लभ मल्लिक की रूह को आज 2 और बलियां मिलेंगी। इस हवेली के नीचे जो खजाना और राज दफन है, वो सिर्फ मेरा है। श्यामलाल और उसके लालची बेटे जीवन ने मुझे रोकने की कोशिश की थी। मैंने उन दोनों को हमेशा के लिए शांत कर दिया। बहरूपिये ने बंदूक का ट्रिगर अपनी उंगली से दबाना शुरू किया। अब तुम्हारी बारी है मिस्टर मित्र। अलविदा। इससे पहले कि वो बंदूक से फायर कर पाता, फेलुदा ने बिजली की रफ्तार से एक ऐसा दाव चला जिसकी उम्मीद उस कातिल को बिल्कुल नहीं थी। फेलुदा ने अपने पैर से कीचड़ और गीली मिट्टी का एक बड़ा सा हिस्सा सीधे उस बहरूपिये की आंखों की तरफ उछाल दिया। आ! बहरूपिया चीखा। कीचड़ उसकी आंखों में भर गया था। उसी सेकंड उसने अंधाधुंध फायर कर दिया। धड़ाम! बंदूक की कान फोड़ देने वाली आवाज से पूरा बगीचा गूंज उठा। गोलियों के छर्रे फेलुदा के सिर के ठीक ऊपर से गुजरे और बरगद के पेड़ के तने में धंस गए। लकड़ी के टुकड़े हवा में उछल पड़े। फेलुदा ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वो एक भूखे बाघ की तरह उस आदमी पर झपटे। उन्होंने सीधे उसके बंदूक वाले हाथ पर एक जोरदार लात मारी। बंदूक छिटक कर कीचड़ में दूर जा गिरी। लेकिन वो बहरूपिया भी बहुत ताकतवर था। उसने फेलुदा का कॉलर पकड़ा और उन्हें जमीन पर पटक दिया। दोनों के बीच कीचड़ और भारी बारिश में एक भयानक और खूनी लड़ाई शुरू हो गई। मैं तोपशे डर के मारे वही खड़ा कांप रहा था। फेलुदा के चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा था। उनका वो पुराना गिल्ट, एक मासूम की जान ना बचा पाने का दर्द, अब एक खूंखार गुस्से में बदल चुका था। फेलुदा अपनी पुरानी गलतियों को आज नहीं दोहराना चाहते थे। उन्होंने अपने घुटने से उस आदमी के पेट पर एक जोरदार वार किया और अपने दाहिने हाथ की कोहनी उसके जबड़े पर दे मारी। एक कराह के साथ वो आदमी पीछे की तरफ गिरा। उसके मुंह से खून की एक धार निकलकर कीचड़ में मिल गई। फेलुदा तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकालने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी उस बहरूपिये ने अपनी जेब से एक चमकता हुआ बड़ा सा चाकू निकाला और फेलुदा की तरफ अंधाधुंध वार किया। फेलुदा पीछे हटे, लेकिन चाकू उनकी वाटरप्रूफ जैकेट की बाह को चीरता हुआ निकल गया।
मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो कातिल गुर्राया और अचानक मुड़कर हवेली के घने जंगल वाले हिस्से की तरफ भागने लगा। वो अंधेरे और बारिश का फायदा उठाकर गायब हो गया। फेलूदा गहरी सांसें ले रहे थे। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर बाहर निकाल ली थी, लेकिन अंधेरे में फायर करना बेवकूफी थी। वो बारिश में भीगते हुए वापस मेरी और उस खुली हुई कब्र की तरफ आए। क्या आप ठीक है फेलूदा? मैंने रोती हुई आवाज में पूछा। मैं ठीक हूं तोपशे, फेलूदा ने अपनी कटी हुई जैकेट को देखते हुए कहा। उनकी आंखों में अभी भी वही खूंखार चमक थी। वो आदमी हवेली के तहखाने का रास्ता जानता है, हमें उसे रोकना होगा। लेकिन उससे पहले फेलूदा वापस उस लकड़ी के ताबूत की तरफ मुड़े जिसके अंदर असली श्यामलाल मल्लिक की लाश पड़ी थी। मैंने कीचड़ में गिरी हुई टॉर्च उठाई और कांपते हाथों से उसकी रोशनी ताबूत के अंदर डाली। असली श्यामलाल मल्लिक का चेहरा बहुत भयानक लग रहा था। उनकी आंखें पूरी तरह बाहर निकली हुई थी और उनके चेहरे की नसें फट चुकी थी। उनके गले पर नीले और काले रंग के बहुत गहरे निशान थे। फेलूदा ने लाश के गले को ध्यान से देखा। तोपशे, जरा ध्यान से देखो। जीवन मल्लिक को एक खास तरह का जहर देकर मारा गया था ताकि उसकी मौत का वक्त बदला जा सके, लेकिन श्यामलाल मल्लिक को जहर नहीं दिया गया। इसका गला बहुत ही बेरमी से किसी लोहे के तार या बहुत मजबूत रस्सी से घोंटा गया है। इसके गले की हड्डी हायोड बोन टूट चुकी है। यह मर्डर गुस्से में और तड़पा तड़पा कर किया गया है। लेकिन क्यों फेलूदा? मैंने पूछा। अगर वो बहरूपिया सिर्फ हवेली का खजाना चाहता था तो उसने श्यामलाल बाबू को इतनी बुरी तरह क्यों तड़पाया? फेलूदा की तेज नजरें लाश के हाथों पर गई। असली श्यामलाल मल्लिक की उंगलियां आपस में बहुत कसकर जुड़ी हुई थी, जैसे उन्होंने मरते वक्त भी अपनी मुट्ठी में कुछ बहुत कीमती चीज छुपा रखी हो। फेलूदा ने लाश की ठंडी और अकड़ी हुई उंगलियों को पूरी ताकत लगाकर खोला। श्यामलाल की हथेली में एक अजीब सी चीज रखी थी। ये एक बहुत ही पुरानी, भारी और काले लोहे की चाबी थी। चाबी के ऊपरी हिस्से पर एक बहुत ही डरावना डिजाइन बना हुआ था। वो एक खोपड़ी का डिजाइन था जिसके माथे पर एक अजीब सा तांत्रिक निशान था। यह कोई आम चाबी नहीं है तोपशे, फेलूदा ने उस ठंडी लोहे की चाबी को अपने हाथ में लेते हुए कहा। उनकी आवाज में एक गहरा सस्पेंस था। यह गोसाइमपुर हवेली के उस गुप्त तहखाने की चाबी है जहां दुर्लभ मल्लिक रहा करता था। वो बहरूपिया और उसका तांत्रिक साथी इसी चाबी को ढूंढ रहे थे। उन्होंने श्यामलाल को बहुत तड़पाया ताकि वो चाबी सौंप दे, लेकिन श्यामलाल ने मरते दम तक अपनी मुट्ठी नहीं खोली। उन्होंने चाबी को अपने कपड़ों के अंदर छिपा लिया होगा और कातिलों को लगा कि चाबी उनके पास नहीं है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब फेलूदा, अगर कातिलों के पास ये चाबी नहीं है तो वो हवेली के तहखाने को खोल नहीं सकते। फेलूदा अचानक पूरी तरह शांत हो गए। उनकी आंखें खौफनाक तरीके से चौड़ी हो गई। उन्होंने एक गहरी ठंडी सांस ली। उनका चेहरा बारिश और टॉर्च की रोशनी में किसी पत्थर की मूर्ति जैसा सफेद पड़ गया। तोपशे, फेलूदा की आवाज पहली बार इतनी धीमी और कांपती हुई लग रही थी। अगर वो कातिल तहखाने का दरवाजा नहीं खोल सकते तो वो उस इंसान का इस्तेमाल करेंगे जिसे उन्होंने अभी हवेली के अंदर अकेला छोड़ दिया है। मेरे दिमाग में एक जोरदार धमाका हुआ। मेरा दिल जैसे सीने से बाहर आ गया। जटायु, मेरे मुंह से एक भयानक चीख निकल गई। लाल मोहन बाबू, फेलूदा ने भी दांत पीसते हुए कहा। हम दोनों ने उस कब्र को वहीं छोड़ा और पागलों की तरह हवेली की तरफ दौड़ पड़े। कीचड़ में हमारे पैर फिसल रहे थे। कांटेदार झाड़ियां
हमारे कपड़ों को फाड़ रही थी, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं थी। जटायु, लालमोहन गांगुली हवेली के ग्राउंड फ्लोर वाले गेस्ट रूम में अकेले थे और उन्हें तेज बुखार था। अगर वो बहरूपिया और उसका तांत्रिक साथी वापस हवेली में घुस चुके हैं तो जटायु की जान खतरे में थी। हम हांफते हुए हवेली के भारी लोहे के गेट के पास पहुंचे। गेट खुला हुआ था। अंदर पूरा अंधेरा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि मौत भी शोर मचाती हुई लगे। हम दबे पांव हवेली के अंदर घुसे। फर्श पर हर तरफ हमारे गीले जूतों की आवाज गूंज रही थी। हवा में अब एक अजीब सी बदबू आ रही थी, सड़े हुए मांस और जलते हुए लोहबान की बदबू। ये वही बदबू थी जो हमें तांत्रिक मृगांका भट्टाचार्य के पास से आई थी। हम तेजी से उस गेस्ट रूम की तरफ बढ़े जहां हमने जटायु को छोड़ा था। कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा आधा खुला हुआ था। फेलुदा ने अपनी रिवॉल्वर आगे की और पैर से धक्का देकर दरवाजे को पूरी तरह खोल दिया। लालमोहन बाबू फेलुदा कमरे के अंदर घुसे। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी पूरे कमरे में घुमाई। कमरे का नजारा देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन पूरी तरह खिसक गई। मैं दीवार के सहारे गिर पड़ा। कमरे में पलंग पूरी तरह खाली था। रजाई जमीन पर पड़ी थी। जटायु वहां नहीं थे, लेकिन फर्श पर जो था उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। फर्श पर लालमोहन बाबू का वो लाल रंग का चश्मा टूटा हुआ पड़ा था और उस चश्मे के टूटे हुए कांच पर ताजा खून के छींटे थे। खून की एक लंबी लाइन फर्श से होती हुई कमरे की एक पुरानी अलमारी तक जा रही थी। फेलुदा ने तुरंत अलमारी का दरवाजा खोला। अलमारी अंदर से पूरी तरह खाली थी, लेकिन अलमारी के पीछे की लकड़ी की दीवार खुली हुई थी। वहां एक गुप्त दरवाजा था जो एक भयंकर और गहरे अंधेरे रास्ते की तरफ खुल रहा था। यह रास्ता सीधे हवेली के जमीन के नीचे वाले हिस्से यानी तहखाने की तरफ जा रहा था। उस गुप्त रास्ते से सड़ी हुई बदबू का एक तेज झोंका हमारे चेहरों पर आकर लगा। उन्होंने जटायु को अगवा कर लिया है, फेलुदा ने अपने होंठ चबाते हुए कहा। उनके चेहरे पर अब कोई इमोशन नहीं था, सिर्फ एक खतरनाक साइकोपैथ जैसा फोकस था। वो जटायु को ढाल बनाकर तहखाने में ले गए हैं। हम उस अंधेरी और संकरी सीढ़ियों से नीचे उतरने ही वाले थे, तभी उस भयंकर अंधेरे तहखाने की गहराई से एक आवाज आई, फेलुदा, मुझे बचा लीजिए, ये मुझे मार डालेंगे। आह! ये जटायु की दर्दनाक और खौफनाक चीख थी। और उसके तुरंत बाद उस अंधेरे में से किसी ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, नीचे आ जाओ फेलुदा, मौत की दावत शुरू होने वाली है। नीचे आ जाओ फेलुदा, मौत की दावत शुरू होने वाली है। उस गुप्त और अंधेरे रास्ते से आती हुई ये आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरे तोपशे के रोंगटे खड़े हो गए। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वो गुप्त रास्ता जो अलमारी के पीछे से खुलता था, किसी भयानक कब्र के मुहाने जैसा लग रहा था। वहां से सड़े हुए मांस, पुरानी सीलन और लोहबान की दमघुंटू बदबू आ रही थी। मैं डर के मारे पीछे हटना चाहता था, लेकिन फेलुदा अपनी जगह पर चट्टान की तरह खड़े थे। उनकी आंखों में अब एक ऐसा खूंखार और बेरहम भाव था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उनका वो पुराना गिल्ट, वो पुरानी नाकामी, जब वो एक मासूम की जान नहीं बचा पाए थे, अब एक भयंकर गुस्से में बदल रही थी। फेलुदा ने कसम खाई थी कि आज वो किसी भी हाल में लालमोहन बाबू, जटायु को मरने नहीं देंगे। फेलुदा, मैंने कांपती हुई आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। नीचे जाना आत्महत्या होगी।
वो लोग हथियारों से लैस है। फेलुदा ने मेरी तरफ एक बर्फीली नजर से देखा। पुलिस को गोसाइनपुर पहुंचने में सुबह हो जाएगी तोपशे, और लालमोहन बाबू के पास सुबह तक का वक्त नहीं है। वो कातिल उन्हें अभी मार डालेंगे। ये कहकर फेलुदा ने अपनी रिवॉल्वर की सेफ्टी कैच खोली। क्लिक की वो छोटी सी आवाज उस सन्नाटे में बहुत जोर से गूंजी। फेलुदा ने अपनी जेब से एक छोटी लेकिन बेहद तेज टॉर्च निकाली और बिना एक पल गवाए उस अंधेरे रास्ते में कदम रख दिया। मेरे पास उनके पीछे जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। सीढ़ियां बहुत संकरी और घुमावदार थी। पत्थर की वो सीढ़ियां गीली और काई से भरी हुई थी। हर कदम पर फिसलने का डर था। दीवारें इतनी पास थी कि मुझे सांस लेने में भी घुटन महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की दीवारें हमें जिंदा निगलने की कोशिश कर रही हों। हम धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। हर सीढ़ी पर लालमोहन बाबू के खून की ताजा बूंदें गिरी हुई थी। उन खून की बूंदों को देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जटायु एक बहुत ही सीधे सादे और मासूम इंसान थे। उन्हें इस तरह तड़पाकर ले जाना किसी शैतान का ही काम हो सकता था। करीब 30 सीढ़ियां उतरने के बाद रास्ता थोड़ा चौड़ा होने लगा। हवा का तापमान अचानक बहुत गिर गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे हम किसी बर्फ के तहखाने में आ गए हों। सीढ़ियों के खत्म होते ही हम एक बड़े से अंडरग्राउंड कमरे, तहखाने में पहुंचे। मैंने जैसे ही उस तहखाने का नजारा देखा, मेरी सांस गले में ही अटक गई। ये गोसाइनपुर हवेली का वो गुप्त तहखाना था जिसे 150 साल पहले उस खूंखार जमींदार दुर्लभ मल्लिक ने बनवाया था। तहखाना बहुत विशाल था। उसकी दीवारें काले पत्थरों से बनी थी और उन दीवारों पर इंसानी खून से कुछ अजीब और खौफनाक तांत्रिक निशान बने हुए थे। तहखाने के चारों कोनों में पुरानी मशालें जल रही थी, जिनकी पीली और लाल रोशनी में परछाइयां नाच रही थी। छत से लोहे की भारी जंजीरें लटक रही थी और जमीन पर जगह जगह पुरानी इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां बिखरी पड़ी थी। ये जगह कोई आम तहखाना नहीं था। ये एक बलि चढ़ाने का कमरा था, एक असली कसाई खाना। और उस तहखाने के बिल्कुल बीचों बीच लालमोहन बाबू बंधे हुए थे। उन्हें एक भारी पत्थर के खंभे से मोटी रस्सियों से बांधा गया था। उनके माथे से खून बह रहा था, जो उनके गोलमटोल चेहरे को लाल कर रहा था। उनका मुंह एक गंदे कपड़े से बांधा गया था ताकि वो चीख ना सके। उनकी आंखें फटी हुई थी और वो डर के मारे बुरी तरह कांप रहे थे। उन्हें इस हालत में देखकर मेरा खून खौल उठा। जटायु के ठीक पीछे वो दोनों कातिल खड़े थे। एक तरफ वो खूंखार तांत्रिक मृगांका भट्टाचार्य खड़ा था। उसके हाथ में वही पुरानी और भारी डबल बैरल बंदूक थी जो फेलुदा के हाथ से छिटक कर कीचड़ में गिर गई थी। उसने वो बंदूक सीधे जटायु के सिर पर तान रखी थी और दूसरी तरफ वो बहरूपिया खड़ा था, वो इंसान जो अब तक असली श्यामलाल मल्लिक का चेहरा लगाकर हमें धोखा दे रहा था। अब उसने अपना वो झूठा मेकअप उतार दिया था। वो एक लंबा, मजबूत और भयानक दिखने वाला आदमी था। उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ा और भद्दा सा कट का निशान था, जो उसकी बाई आंख से लेकर उसके होठों तक जा रहा था। उसके हाथ में एक तेज धार वाला घुमावदार तांत्रिक चाकू था। स्वागत है, कलकत्ता के महान जासूस, उस बहरूपिये ने अपनी खुरदरी आवाज में हंसते हुए कहा। उसकी हंसी तहखाने की दीवारों से टकराकर और भी भयानक लग रही थी। मुझे पता था कि तुम अपने इस बेवकूफ दोस्त को बचाने के लिए मौत के इस कुएं में जरूर कूदोगे।
तुम्हारा यही इमोशन तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है फेलुदा। फेलुदा एकदम शांत थे। उनके चेहरे की एक भी नस नहीं फड़की। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर सीधे उस बहरूपिये के सीने पर तान रखी थी। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फेलुदा की आवाज बर्फ जैसी ठंडी और तेज थी। तुमने मेरे दोस्त पर हाथ उठाया है। मैं तुम्हें यहां से जिंदा बाहर नहीं जाने दूंगा। बहरूपिये ने अपना चाकू जटायु की गर्दन पर रख दिया। चाकू की धार इतनी तेज थी कि जटायु की गर्दन से खून की एक पतली सी लकीर बहने लगी। जटायु दर्द से छटपटाए, लेकिन वो कपड़े की वजह से चीख नहीं पाए। अपनी बंदूक नीचे रख दो मिस्टर मित्र, बहरूपिया गुर्राया। अगर तुमने ट्रिगर दबाने की कोशिश भी की तो गोली मुझ तक पहुंचने से पहले मैं तुम्हारे इस प्यारे दोस्त का गला रेत दूंगा और मेरा ये तांत्रिक साथी इसका भेजा उड़ा देगा। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। मेरा दिल धक धक कर रहा था। हालात पूरी तरह हमारे खिलाफ थे। फेलुदा अगर गोली चलाते तो जटायु की जान पक्का जाती, और अगर फेलुदा हथियार डाल देते तो वो हम तीनों को जिंदा नहीं छोड़ते। ये एक भयानक मनोवैज्ञानिक खेल था। फेलुदा की आंखें तेजी से पूरे तहखाने को स्कैन कर रही थी। उन्होंने देखा कि तहखाने के सबसे आखिरी हिस्से में एक बहुत बड़ा, भारी और पुराना लोहे का दरवाजा था। वो दरवाजा इतना बड़ा था कि उसे देखकर लगता था जैसे वो किसी बैंक का वॉल्ट हो। उस दरवाजे के ठीक बीच में एक बहुत बड़ा और अजीब सा ताला लगा था। ताले पर भी एक खोपड़ी का निशान बना हुआ था। ये वही दरवाजा था जिसके पीछे दुर्लभ मल्लिक का 150 साल पुराना खजाना और राज छिपा था। मुझे पता है तुम क्या चाहते हो, फेलुदा ने अपनी रिवॉल्वर को थोड़ा नीचे करते हुए कहा। उनका दिमाग अब एक नई चाल चल रहा था। तुमने जीवन मल्लिक को मारा। तुमने असली श्यामलाल मल्लिक का गला घोंटकर उसे ताबूत में छिपा दिया, और तुम ये सारा नाटक सिर्फ उस लोहे के दरवाजे को खोलने के लिए कर रहे हो। तुम्हें दुर्लभ मल्लिक का खजाना चाहिए। बहरूपिये की आंखों में लालच की एक भयानक चमक आ गई। हां, वो खजाना सिर्फ मेरा है। मैंने सालों तक इस हवेली की जासूसी की है, लेकिन उस बूढ़े श्यामलाल ने मरते दम तक मुझे वो चाबी नहीं दी। उसने चाबी कहीं छिपा दी थी। फेलुदा ने धीरे से अपना बायां हाथ अपनी वाटरप्रूफ जैकेट की जेब में डाला। बहरूपिया और तांत्रिक दोनों सतर्क हो गए। तांत्रिक ने बंदूक का ट्रिगर अपनी उंगली से हल्का सा दबा लिया। घबराओ मत, फेलुदा ने शांति से कहा। मैं कोई हथियार नहीं निकाल रहा हूं। मैं वो निकाल रहा हूं जिसके लिए तुम इतने बेताब हो। फेलुदा ने अपना हाथ जेब से बाहर निकाला। उनकी मुट्ठी बंद थी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी उंगलियां खोली। मशाल की पीली रोशनी में वो पुरानी, भारी और काले लोहे की चाबी चमक उठी। वही चाबी जो हमें असली श्यामलाल मल्लिक की कब्र से मिली थी। चाबी देखते ही बहरूपिये और तांत्रिक की आंखें फटी की फटी रह गई। उनकी सांसें तेज हो गई। उनका लालच अब उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। चाबी, बहरूपिया पागलों की तरह चीखा। वो चाबी मुझे दे दो फेलुदा, अभी, वरना मैं तुम्हारे दोस्त को इसी वक्त सुअर की तरह काट डालूंगा। उसने चाकू को जटायु की गर्दन पर और जोर से दबा दिया। जटायु की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुम्हें यह चाबी दे दूंगा। फेलुदा की आवाज में एक अजीब सी सत्ता थी। लेकिन मेरी एक शर्त है। लाल मोहन बाबू को छोड़ दो। उन्हें सीढ़ियों से ऊपर जाने दो। जैसे ही वो सुरक्षित ऊपर पहुंच जाएंगे, मैं ये चाबी तुम्हारी तरफ फेंक दूंगा। बहरूपिया जोर से हंसा। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? अगर मैंने इसे छोड़ दिया
तो तुम मुझ पर गोली चला दोगे। पहले चाबी मेरी तरफ फेंको। फेलुदा जानते थे कि ये कातिल भरोसे के लायक नहीं है। अगर उन्होंने चाबी दे दी तो वो जटायु को फिर भी मार डालेंगे। लेकिन फेलुदा के पास एक मास्टर प्लान था, एक ऐसा रिस्क जो बहुत खतरनाक था, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। फेलुदा ने अचानक एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में वो पुराना अंधेरा और गिल्ट एक बार फिर से उभर आया। उन्होंने मुझे, तोपशे को, एक बहुत ही हल्का सा इशारा किया, एक ऐसा इशारा जो मैं समझ गया। फेलुदा चाहते थे कि मैं जमीन पर बैठ जाऊं। मैं बिना आवाज किए धीरे से घुटनों के बल बैठ गया। ठीक है, फेलुदा ने चाबी को हवा में उछालते हुए कहा, ये लो तुम्हारी मौत की चाबी। फेलुदा ने पूरी ताकत से वो भारी लोहे की चाबी तहखाने के उस बड़े लोहे के दरवाजे की तरफ फेंक दी। चाबी हवा में घूमते हुए जमीन पर गिरी और खनकती हुई उस बड़े दरवाजे के ठीक सामने जाकर रुक गई। बहरूपिया और तांत्रिक दोनों का ध्यान एक सेकंड के लिए उस चाबी की तरफ गया। उनका लालच उनके दिमाग पर हावी हो गया था। तांत्रिक ने जटायु के सिर से बंदूक हटाई और पागलों की तरह चाबी उठाने के लिए उस दरवाजे की तरफ दौड़ा। बहरूपिये ने भी चाकू थोड़ा ढीला कर दिया। यह सिर्फ एक सेकंड का मौका था और फेलुदा के लिए एक सेकंड बहुत था। जैसे ही तांत्रिक चाबी उठाने के लिए झुका, फेलुदा ने बिजली की रफ्तार से अपनी रिवॉल्वर उठाई और फायर कर दिया। धड़ाम! गोली सीधे बहरूपिये के उस हाथ पर लगी जिसमें उसने चाकू पकड़ रखा था। खून का फवारा छूटा और बहरूपिये के मुंह से एक भयंकर चीख निकल गई। आ! चाकू उसके हाथ से छूटकर दूर जमीन पर जा गिरा। मैं तुरंत जमीन से उठा और अपनी पूरी ताकत से दौड़कर जटायु के पास पहुंचा। मैंने अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला और जल्दी जल्दी उनकी रस्सियां काटने लगा। जटायु कांप रहे थे, लेकिन वो आजाद हो चुके थे। मैंने उनके मुंह से कपड़ा भी निकाल दिया। फेलुदा, जटायु रोते हुए बोले, पीछे हटो लालमोहन बाबू। फेलुदा ने कड़क आवाज में कहा। उनकी रिवॉल्वर अब भी तनी हुई थी। बहरूपिया जमीन पर गिरकर अपना खून से लथपथ हाथ पकड़े हुए दर्द से कराह रहा था। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तांत्रिक ने वो भारी चाबी उठा ली थी। वो पागलों की तरह हंस रहा था। मुझे मिल गया, दुर्लभ मल्लिक का खजाना मुझे मिल गया। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। तांत्रिक ने बिना हमारी तरफ देखे वो भारी खोपड़ी वाली चाबी उस विशाल लोहे के दरवाजे के ताले में घुसा दी। क्लिक, खट, एक बहुत ही भारी और भयानक आवाज हुई। 150 साल पुराना वो जंग लगा ताला खुल गया था। फेलुदा चौंक गए। दरवाजा मत खोलना बेवकूफ, वो खजाना नहीं है, फेलुदा ने चेतावनी दी। लेकिन तांत्रिक पर खजाने का भूत सवार था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस विशाल लोहे के दरवाजे को अपनी तरफ खींचा। कब्जों की एक कान फोड़ देने वाली चरमराहट के साथ वो दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से सदियों पुरानी धूल और सड़ांध का एक भयंकर रेला बाहर आया। हम सब सांस रोककर उस दरवाजे की तरफ देख रहे थे। हमें लगा था कि अंदर सोने चांदी के ढेर होंगे या कोई पुराना खजाना होगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा पूरी तरह खुला, तांत्रिक के चेहरे से लालच की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसकी आंखें खौफ से फटने लगी। उसके हाथ से चाबी छूटकर जमीन पर गिर गई। दरवाजे के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में से कोई बाहर आ रहा था। किसी के भारी कदमों की आवाज आ रही थी। ठक ठक ठक। और फिर उस अंधेरे कमरे के अंदर से एक ऐसी चीज बाहर निकली
जिसे देखकर मेरा दिल धड़कना भूल गया। फेलुदा के रिवॉल्वर वाला हाथ भी नीचे आ गया। जमीन पर पड़ा बहरूपिया भी चीखना भूलकर उस परछाई को घूरने लगा। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक सड़ी गली लाश थी। एक ऐसी लाश जिसने 150 साल पुराने जमींदारी कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे और उसके हाथ में एक पुरानी जंग लगी तलवार थी। दुर्लभ मल्लिक। तांत्रिक के मुंह से एक कांपती हुई आवाज निकली। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस खौफनाक लाश ने अपनी तलवार उठाई और एक ही झटके में तांत्रिक की गर्दन धड़ से अलग कर दी। खून का एक भयानक फव्वारा तहखाने की छत तक उछला। तांत्रिक का कटा हुआ सिर लुढ़कता हुआ मेरे पैरों के पास आकर रुका और तभी तहखाने की सारी मशालें एक तेज हवा के झोंके से अचानक बुझ गई। हम सब उस भयंकर और खूनी तहखाने में एकदम घुप अंधेरे में खड़े थे और उस अंधेरे में उस बिना आंखों वाली लाश के भारी कदम अब हमारी तरफ बढ़ रहे थे। घुप अंधेरा, एक ऐसा दमघोंटू और खौफनाक अंधेरा जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। तहखाने की सारी मशालें अचानक बुझ चुकी थी। हवा में अब सिर्फ एक अजीब सी सड़ांध थी और जमीन पर तांत्रिक मृगांका भट्टाचार्य के कटे हुए गले से फव्वारे की तरह निकलते गर्म खून की आवाज आ रही थी। मेरे तोपशे के चेहरे पर खून की कुछ गर्म बूंदें आकर गिरी। मेरी सांसें मेरे ही गले में अटक गई थी। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मेरे पैरों के पास तांत्रिक का कटा हुआ सिर पड़ा था और अंधेरे में वो बिना आंखों वाली 150 साल पुरानी 150 लाश अपनी भारी और जंग लगी तलवार को जमीन पर घसीटते हुए हमारी तरफ बढ़ रही थी। चिंग चिंग, तलवार के जमीन के पत्थरों से टकराने की आवाज इतनी भयानक थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी के अंदर तक बर्फ जम गई। उस भयानक सन्नाटे में तलवार की चिंगारियां अंधेरे को एक सेकंड के लिए चीरती और फिर से सब कुछ काला पड़ जाता। तोपशे, नीचे झुको। ये फेलुदा की कड़क और चीखती हुई आवाज थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर के ठीक ऊपर से एक भारी लोहे की चीज हवा को चीरती हुई गुजरी। वो उस लाश की तलवार थी। अगर फेलुदा ने मुझे चेतावनी नहीं दी होती तो आज मेरा सिर भी धड़ से अलग हो चुका होता। मैं घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। मेरे हाथ तांत्रिक के ताजा खून से संग गए। जटायु, लाल मोहन बाबू एक कोने में दुबक कर पागलों की तरह रो रहे थे। जमीन पर पड़ा बहरूपिया जिसे फेलुदा ने गोली मारी थी, वो भी दर्द और खौफ से चीख रहा था। भूत, दुर्लभ मल्लिक की रूह, वो हमें मार डालेगी, मुझे बचाओ। लेकिन फेलुदा भूत प्रेत और रूहों पर विश्वास नहीं करते थे। उनका जासूसी दिमाग इस खौफनाक माहौल में भी किसी कंप्यूटर की तरह तेजी से काम कर रहा था। उन्हें पता था कि मरे हुए लोग तलवार नहीं चलाते और ना ही वो इतने सटीक तरीके से निशाना लगा सकते हैं। अचानक फेलुदा की जेब से एक तेज क्लिक की आवाज हुई। उन्होंने अपनी टैक्टिकल फ्लैशलाइट टॉर्च ऑन कर दी। टॉर्च की सफेद और तेज रोशनी ने उस भयंकर तहखाने के अंधेरे को एक झटके में चीर दिया। रोशनी का वो बीम सीधा उस 150 साल पुरानी लाश के चेहरे पर जाकर पड़ा। नजारा इतना डरावना था कि मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उस लाश ने पुराने जमाने के रेशमी और जरी वाले जमींदारी कपड़े पहने हुए थे, जो अब पूरी तरह सड़ चुके थे। उसका चेहरा सड़े हुए मांस और लटकती हुई त्वचा से भरा था। आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे। उसने अपने दोनों हाथों से उस खून से सनी भारी तलवार को उठा रखा था और वो सीधा
फेलुदा की तरफ वार करने के लिए दौड़ रही थी। भूतों को खून नहीं निकलता। फेलुदा की आवाज में एक अजीब सी खूंखार शांति थी। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर उठाई और बिना एक पल गवाए उस दौड़ती हुई लाश के दाहिने पैर के घुटने पर सीधा फायर कर दिया। धड़ाम! गोली की कान फाड़ देने वाली आवाज से पूरा तहखाना गूंज उठा। और तभी एक बहुत ही अजीब चीज हुई। वो 150 साल पुरानी रूह, जिसे दर्द नहीं होना चाहिए था, वो इंसानों की तरह एक भयानक चीख मारते हुए जमीन पर गिर पड़ी। आहे! उसकी भारी तलवार उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गई और दूर जा गिरी। वो अपना खून से लथपथ घुटना पकड़कर जमीन पर तड़प रहा था। फेलुदा एक भूखे बाघ की तरह आगे बढ़े। उन्होंने अपनी टॉर्च मेरी तरफ फेंकी। तोपशे, रोशनी इस पर रखो। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च पकड़ी और रोशनी उस तड़पते हुए भूत पर डाल दी। फेलुदा ने उस लाश की छाती पर अपना घुटना रखा और अपने दोनों हाथों से उसके उस सड़ेगले, खौफनाक चेहरे को पकड़ लिया। 150 साल पुराने मुर्दे बंगाली में नहीं चीखते, फेलुदा ने दांत पीसते हुए कहा और पूरी ताकत से उस चेहरे को खींच लिया। चरचर! एक तेज आवाज के साथ वो सड़ा हुआ चेहरा बाहर आ गया। वो कोई असली चेहरा नहीं था। वो एक बहुत ही उच्च दर्जे का रबर और सिलिकॉन से बना हुआ हॉलीवुड स्टाइल प्रोस्थेटिक मास्क था। जैसे ही वो नकाब हटा, टॉर्च की रोशनी उसके असली चेहरे पर पड़ी। उस चेहरे को देखते ही मेरे हाथ से टॉर्च छूटते छूटते बची। जटायु की चीख उनके गले में ही घुट गई। जमीन पर पड़े उस बहरूपीय नकली श्यामलाल की आंखें फटी की फटी रह गई। वो कोई रूह नहीं थी। वो कोई 150 साल पुराना जमींदार नहीं था। वो जीवन मल्लिक था, गोसाइमपुर के जमींदार का बेटा जीवन मल्लिक। वही जीवन मल्लिक जिसकी नीली पड़ी हुई, अकड़ी हुई लाश हमने कुछ घंटे पहले हवेली के ऊपर वाले कमरे में देखी थी। वो जिंदा था, सांस ले रहा था और उसकी आंखों में अब कोई खौफ नहीं, बल्कि एक शैतानी और दरिंदे वाली चमक थी। ये नामुमकिन है। जमीन पर पड़ा बहरूपिया अपना खून बहता हाथ पकड़े हुए हकलाया। उसकी आवाज में शुद्ध खौफ था। जीवन, मैंने तुम्हें कल रात खुद अपने हाथों से जहर का इंजेक्शन दिया था। मैंने तुम्हें मरते हुए देखा था। तुम्हारी लाश नीली पड़ गई थी। तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? जीवन मल्लिक ने दर्द से कराहते हुए एक भयानक, खौफनाक हंसी हंसी। उसके होठों से खून रिस रहा था। तुम जैसे सड़क छाप गुंडे मुझे मारेंगे? तुम सिर्फ एक मोहरा थे। बिल्कुल, फेलुदा ने अपनी रिवॉल्वर की नली जीवन के माथे पर सटाते हुए कहा। फेलुदा की आंखों में एक ऐसा गुस्सा था जो ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार था। जब मैंने तुम्हारे कमरे में तुम्हारी लाश देखी थी, तभी मुझे शक हो गया था। तुम्हारी लाश में रिगोर मोर्टिस सेट हो चुका था, लेकिन तुम्हारे जूतों पर आज की बारिश का गीला कीचड़ लगा था। एक 4 दिन पुरानी लाश कीचड़ में कैसे चल सकती है? फेलुदा ने बहरूपिये की तरफ देखते हुए कहा, इसने तुम्हें बेवकूफ बनाया। इसने खुद तुम्हें वो खास केमिकल जहर दिया था जिसे टेट्रोडोटॉक्सिन कहते हैं। ये पफरफिश से निकला हुआ एक ऐसा जहर है जो इंसान के दिल की धड़कन को इतना धीमा कर देता है कि डॉक्टर भी उसे मुर्दा समझ लेते हैं। शरीर का तापमान गिर जाता है और त्वचा नीली पड़ जाती है, लेकिन इंसान अंदर से जिंदा रहता है। तोपशे ने हैरानी से पूछा, लेकिन फेलुदा, अगर जीवन खुद ये सब कर रहा था, तो कल रात वो कलकत्ता हमारे घर मदद मांगने क्यों आया था? फेलुदा की आंखें जीवन के चेहरे को चीर रही थी।
ये इसका मास्टर स्ट्रोक था तोपशे। इसे पता था कि इसका लालची पिता असली श्यामलाल मल्लिक इसे खजाने की चाबी कभी नहीं देगा, और यह भी जानता था कि ये बहरूपिया और तांत्रिक उस खजाने के पीछे पड़े हैं। इसलिए जीवन ने एक खौफनाक खेल खेला। इसने हमारे पास आकर हमें इस केस में घसीटा, ताकि अगर हवेली में खून खराबा हो तो शक तांत्रिक और बहरूपिये पर जाए। फेलुदा ने जीवन का कॉलर और जोर से कस दिया। तुमने अपने ही पिता को मरने के लिए इस बहरूपिये के भरोसे छोड़ दिया। तुम्हें पता था कि ये लोग तुम्हारे पिता को तड़पा तपाकर मार डालेंगे ताकि चाबी मिल सके, और जब इन बेवकूफों को चाबी मिल गई और इन्होंने तहखाने का दरवाजा खोला, तो तुम पहले से ही इस वॉल्ट के अंदर दुर्लभ मल्लिक का रूप धर कर बैठे थे। तुमने तांत्रिक को मार डाला ताकि तुम्हें खजाने का हिस्सा किसी को ना देना पड़े। जीवन मल्लिक जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी से तहखाने की दीवारें कांप रही थी। उसका पैर बुरी तरह खून से लथपथ था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। तुम सच में बहुत स्मार्ट हो फेलुदा, जीवन ने थूकते हुए कहा। मैंने अपने उस सठिया चुके बाप को मरने दिया, क्योंकि वो उस खजाने को सरकार को दान करना चाहता था। 150 साल पुराना वो खजाना मेरा हक है, और तुम सब यहां मरने के लिए आए हो। अचानक जीवन ने अपने खून से सने हाथ को जमीन पर रखा और फर्श के एक ढीले काले पत्थर को पूरी ताकत से नीचे दबा दिया। क्लिक, ग्रंक क्रक्रक्र। तहखाने के फर्श के नीचे से भारी और विशाल लोहे की गरारियों, गैर्स के घूमने की कान फाड़ देने वाली आवाज आने लगी। ऐसा लगा जैसे पूरी गोसाइमपुर हवेली भूकंप के झटकों से हिलने लगी हो। फेलुदा, ये क्या हो रहा है? जटायु डर के मारे जमीन पर चिपक गए। फेलुदा ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। जिस रास्ते से, जिन सीढ़ियों से हम नीचे उतर कर आए थे, वहां छत के ऊपर से एक बहुत बड़ी और भारी पत्थर की चट्टान, स्लैब, धीरे धीरे नीचे खिसक रही थी। वो चट्टान उस इकलौते दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर रही थी। बाहर निकलो, जल्दी, फेलुदा चीखे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार धमाके के साथ वो भारी पत्थर की चट्टान सीढ़ियों के मुहाने पर गिर गई। धूल का एक भयंकर गुबार उड़ा। हमारे बाहर निकलने का इकलौता रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो चुका था। हम उस 150 साल पुराने मौत के तहखाने में जिंदा दफन हो चुके थे, और इससे पहले कि फेलुदा जीवन मल्लिक पर वापस अपनी रिवॉल्वर तान पाते, जीवन ने उस अंधेरे और धूल का फायदा उठाया। वो घिसटता हुआ उस खुले हुए लोहे के वॉल्ट, खजाने वाले कमरे के अंदर खिसक गया। अलविदा फेलुदा। जीवन की भयानक हंसी वॉल्ट के अंदर से गूंजी। इस तहखाने के अंदर कोई सोना चांदी नहीं है। दुर्लभ मल्लिक ने यहां खजाना नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों को मारने के लिए एक जल समाधि बनाई थी। अब हुगली नदी का पानी इस तहखाने को भर देगा और तुम सब चूहों की तरह डूब कर मरोगे। धड़ाम। जीवन ने अंदर से एक भारी लीवर खींचा और खजाने वाले कमरे का वो विशाल लोहे का दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। लॉक लगने की भारी क्लिक की आवाज आई। जीवन उस वॉल्ट के अंदर से किसी गुप्त रास्ते से फरार हो चुका था। हम 4 लोग, फेलुदा, मैं, जटायु और खून से लथपथ वो बहरूपिया, उस घुप अंधेरे तहखाने में कैद हो चुके थे। तभी दीवारों के नीचे बने पुराने और जंग लगे लोहे के पाइपों से एक भयानक फुफकारने की आवाज आई। शश। मैंने टॉर्च की रोशनी दीवारों की तरफ घुमाई। मेरा दिल धड़कना भूल गया। दीवारों के छेदों से गंदा, कीचड़ भरा और बर्फीला काला पानी बहुत तेज प्रेशर के साथ
तहखाने के अंदर घुसने लगा था। पानी का बहाव इतना तेज था कि देखते ही देखते हमारे जूतों तक पानी भर गया। जमीन पर पड़ा बहरूपिया चीखने लगा, पानी, हम डूब जाएंगे, दरवाजा खोलो। वो अपने कटे हुए हाथ के साथ दरवाजे को पीटने लगा, लेकिन वो पत्थर का दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। जूतों से होता हुआ पानी अब हमारे घुटनों तक आ पहुंचा था। तहखाने का तापमान 0 से नीचे जा रहा था। पानी के अंदर कई सारे जहरीले कीड़े और मरे हुए जानवरों की हड्डियां तैरने लगी थी। फेलूदा, जटायु रोने लगे, हम यहां से जिंदा वापस नहीं जाएंगे। मुझे तैरना भी नहीं आता। फेलूदा एकदम खामोश थे। उनकी टॉर्च की रोशनी उस विशाल बंद लोहे के वॉल्ट वाले दरवाजे पर थी, जिसके पीछे से जीवन मल्लिक भागा था। पानी अब उनकी कमर तक आ चुका था। तोपशे, फेलूदा ने अपनी रिवॉल्वर को पानी से ऊपर करते हुए कहा। उनकी आवाज में अब वो शांत जासूस नहीं था, बल्कि मौत से लड़ने वाला एक खूंखार इंसान बोल रहा था। अपनी सांसें बचा कर रखो, मौत अभी बहुत दूर है। लेकिन मैं जानता था कि पानी का स्तर जिस तेजी से बढ़ रहा था, अगले 5 मिनट में यह पूरा तहखाना पानी से भर जाएगा और हम सब इस काली कब्र में हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। हमारी मौत अब हमारे सामने खड़ी थी। तहखाने के अंदर का नजारा अब किसी भयानक डरावने सपने से भी ज्यादा खौफनाक हो चुका था। दीवारों के अंदर बने पुराने और जंग लगे पाइपों से काला, बदबूदार और बर्फीला पानी किसी फुफकारते हुए सांप की तरह अंदर घुस रहा था। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसकी आवाज से हमारे कानों के पर्दे फटने लगे थे। पानी अब हमारे घुटनों से ऊपर आ चुका था। 0 से नीचे का वो जमा देने वाला तापमान हमारी हड्डियों को सुन्न कर रहा था। पानी के अंदर मरी हुई मछलियां, सड़े हुए पत्ते, जहरीले कीड़े और दशकों पुरानी इंसानी हड्डियां तैर रही थी। ये कोई आम पानी नहीं था। ये 150 साल पहले उस जालिम जमींदार दुर्लभ मल्लिक द्वारा बनाया गया मौत का कुआं था। एक ऐसी जल समाधि जहां वो अपने दुश्मनों को तड़पा तड़पा कर मारता था। फेलूदा, जटायु, लालमोहन बाबू रोते हुए चीखे। पानी अब उनकी कमर तक आ चुका था। उनका गोलमटोल शरीर ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। उन्होंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी और वो पागलों की तरह हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। हम डूब जाएंगे, ये पानी हमें जिंदा निगल जाएगा। मैंने कहा था ना कि हमें इस मनहूस हवेली में नहीं आना चाहिए था। मैं तोपशे, जटायु को कसकर पकड़े हुए था ताकि वो पानी के तेज बहाव में गिर ना जाए। मेरे अपने हाथ पैर डर और ठंड से सुन्न हो चुके थे। मुझे लग रहा था जैसे मेरी छाती पर किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लेकिन उस घुप अंधेरे और पानी के शोर के बीच जो सबसे भयानक नजारा था, वो था उस बहरूपीय नकली श्यामलाल का। फेलूदा की गोली उसके हाथ में लगी थी और उसका खून पानी में घुलकर उसे लाल कर रहा था। वो आदमी अब पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। मौत को इतने करीब देखकर वो पागलों की तरह चीख रहा था, मुझे बाहर निकालो, मैं मरना नहीं चाहता। जीवन, तुमने मुझे धोखा दिया। वो बहरूपिया पानी में छपछपाता हुआ तहखाने की उन चिकनी और काली पत्थर की दीवारों पर अपने नाखून रगड़ रहा था। वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पत्थर काई और पानी से इतने चिकने हो चुके थे कि वो बार बार फिसलकर उस गंदे पानी में गिर जाता। उसका खून से लथपथ हाथ पानी में छटपटा रहा था। शांत रहो, फेलूदा ने अपनी भारी और कड़क आवाज में चिल्लाते हुए कहा।
उनकी टॉर्च की तेज रोशनी उस बहरूपिये के चेहरे पर पड़ी। अगर तुम ऐसे ही हाथ पैर मारते रहे तो तुम्हारी सांसें और जल्दी खत्म हो जाएंगी। शांत खड़े रहो। लेकिन वो बहरूपिया किसी की सुनने वाला नहीं था। उसका खौफ उसके दिमाग पर हावी हो चुका था। उसने एक बार फिर पूरी ताकत से उस भारी लोहे के दरवाजे को पीटना शुरू किया, जिसके पीछे जीवन मल्लिक भागा था। इसी पागलपन में उसका पैर जमीन पर पड़ी किसी पुरानी हड्डी या पत्थर से टकराया। छपाक, एक भयानक आवाज हुई और वो बहरूपिया मुंह के बल उस गहरे और बर्फीले पानी में गिर गया। वो तैरना नहीं जानता था। उसका एक हाथ पहले से ही गोली लगने से बेकार हो चुका था। वो पानी के अंदर छटटाने लगा। गंदा और कीचड़ वाला पानी उसके मुंह और नाक में घुसने लगा। कुछ सेकंड तक पानी के ऊपर भयंकर बुलबुले उठे। उसके पैर पानी को पीटते रहे और फिर सब कुछ शांत हो गया। उस खूंखार कातिल की लाश अब उस गंदे पानी में औंधे मुंह तैर रही थी। वो मर चुका था। ये नजारा देखकर मेरी चीख निकल गई। फेलुदा, वो मर गया। अगला नंबर हमारा है। पानी अब हमारी छाती तक आ गया है। पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। अगले 3 मिनट में यह पूरा कमरा छत तक पानी से भर जाने वाला था। हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। जिस रास्ते से हम आए थे वो एक भारी चट्टान से बंद हो चुका था। फेलुदा बिल्कुल शांत थे। उनका दिमाग इस खौफनाक मौत के कुएं में भी किसी सुपर कंप्यूटर की तरह तेजी से दौड़ रहा था। उनकी तेज आंखें पानी के ऊपर चमक रही थी। उनका वो पुराना गिल्ट, वो अंधकार जो उन्हें अंदर से खा रहा था, आज एक आग में बदल चुका था। वो किसी भी कीमत पर लालमोहन बाबू और मुझे मरने नहीं दे सकते थे। फेलुदा की नजर उस विशाल लोहे के वॉल्ट, खजाने वाले दरवाजे पर टिक गई। तोपशे, फेलुदा की आवाज एकदम स्थिर थी। जब उस तांत्रिक ने इस दरवाजे का ताला खोला था तो उसने चाबी को ताले के अंदर ही छोड़ दिया था। लेकिन जब जीवन मल्लिक अंदर भागा और उसने दरवाजा जोर से बंद किया तो वो भारी खोपड़ी वाली लोहे की चाबी झटके से नीचे गिर गई थी। वो चाबी अभी भी इसी तहखाने में इस काले पानी के नीचे जमीन पर पड़ी है। मेरा दिल जोर से धड़का। लेकिन फेलुदा, पानी इतना गंदा और काला है कि नीचे कुछ भी दिखाई नहीं देगा और गहराई 5 फुट से ज्यादा हो चुकी है। अगर चाबी नहीं मिली तो मुझे ढूंढनी होगी। फेलुदा ने अपनी रिवॉल्वर और टॉर्च मुझे थमा दी। लालमोहन बाबू को किसी भी तरह पानी के ऊपर रखना। मैं नीचे जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं उन्हें रोक पाता, फेलुदा ने एक बहुत लंबी और गहरी सांस ली। उनकी छाती हवा से फूल गई और अगले ही सेकंड उन्होंने उस बर्फीले, गंदे और काले पानी के अंदर डुबकी लगा दी। छपाक, पानी के अंदर जाते ही फेलुदा नजरों से ओझल हो गए। अब मैं और जटायु सिर्फ उस खौफनाक अंधेरे और बढ़ते हुए पानी के बीच अकेले थे। मेरे हाथ में फेलुदा की टॉर्च कांप रही थी। पानी मेरी गर्दन तक पहुंचने लगा था। मुझे अपना सिर ऊपर उठाकर सांस लेनी पड़ रही थी। जटायु पानी के बहाव से बार बार अपना बैलेंस खो रहे थे। मैंने उन्हें अपने कंधों के सहारे टिका लिया। पानी के अंदर का मंजर कैसा होगा, यह सोचकर ही मेरी रूह कांप रही थी। फेलुदा उस घुप अंधेरे पानी में, जहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, अपने हाथों से जमीन टटोल रहे होंगे। उनके हाथों में सड़ी हुई हड्डियां, तांत्रिक का कटा हुआ सिर और उस बहरूपिये की लाश टकरा रही होगी। 1 मिनट बीत गया। फेलुदा पानी से बाहर नहीं आए। मेरा दिल सीने से बाहर आने को हो रहा था।
क्या वो पानी के अंदर किसी चीज में फंस गए? क्या उनकी सांसें टूट गई? फेलुदा, मैं पागलों की तरह चीखा, बाहर आइए। 1.5 मिनट। पानी अब मेरे होठों को छूने लगा था। मेरे फेफड़ों में पानी घुसने का डर मुझे पागल कर रहा था। जटायु रोते रोते लगभग बेहोश हो चुके थे। तभी पानी के अंदर से एक जोरदार हलचल हुई। छपलाक। फेलुदा पानी चीरते हुए बाहर निकले। वो जोर जोर से हाँफ रहे थे। उनके चेहरे पर कीचड़ लगा था और उनके बाल पूरी तरह भीग चुके थे। लेकिन उनके दाहिने हाथ में वो भारी काले लोहे की खोपड़ी वाली चाबी चमक रही थी। उन्होंने उसे ढूंढ निकाला था। दरवाजे के पास आओ, फेलुदा चीखे। हम पानी में तैरते और संघर्ष करते हुए उस विशाल लोहे के दरवाजे तक पहुंचे। पानी का प्रेशर दरवाजे पर इतना ज्यादा था कि उसे खोलना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। फेलुदा ने पानी के अंदर गोता लगाया और उस भारी लोहे की चाबी को 150 साल पुराने उस ताले के अंदर घुसा दिया। क्लिक, खट, ताला खुलने की आवाज आई। तोपशे, धक्का 2। फेलुदा ने पानी से बाहर आकर अपना कंधा उस भारी लोहे के दरवाजे पर लगा दिया। मैंने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी। जटायु ने भी रोते हुए अपने हाथ दरवाजे पर रख दिए। हमने अपनी आखिरी सांसों और बची खुची सारी ताकत को एक साथ उस दरवाजे पर झोंक दिया। ग्रंक क्रक क्रक क्रक। लोहे के पुराने कब्जे भयानक आवाज के साथ चरमराए। पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि जैसे ही दरवाजा हल्का सा खुला, तहखाने का सारा पानी एक भयंकर और खौफनाक लहर, सुनामी की तरह उस दरवाजे के अंदर घुस गया। वो पानी का रेला इतना शक्तिशाली था कि हम तीनों तिनके की तरह उस लहर में बह गए। हम दरवाजे के अंदर उस गुप्त खजाने वाले वॉल्ट में गिर पड़े। पानी हमें जमीन पर घसीटता हुआ अंदर ले गया। हम पत्थरों से टकराए। मेरा सिर एक भारी चीज से टकराया और मेरी आंखों के सामने तारे नाच गए। पानी का बहाव हमें किसी गहरी खाई की तरफ धकेल रहा था। लेकिन तभी पानी का वो भयंकर रेला एक बड़ी सी लोहे की जाली, ग्रेटिंग से होता हुआ नीचे गहरी खाइयों में बह गया। पानी निकल चुका था। हम जमीन पर औंधे मुंह गिरे हुए थे। हम खांस रहे थे। हमारे फेफड़ों से गंदा पानी बाहर निकल रहा था। पूरा शरीर दर्द से टूट चुका था। लेकिन हम जिंदा थे। हमने उस मौत के कुएं को पार कर लिया था। फेलुदा ने खांसते हुए अपनी टॉर्च जमीन से उठाई। रोशनी एक बार फिर ऑन हुई। लाल मोहन बाबू, तोपशे, तुम ठीक हो? फेलुदा ने हांफते हुए पूछा। मैं जिंदा हूं। जटायु जमीन पर पड़े पड़े ही रोते हुए बोले। मैंने भी अपना सिर हिलाया। हम धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हुए। हमने अपनी आंखों के सामने जो देखा, उसने हमारी सारी थकावट और ठंड को एक पल में गायब कर दिया। ये दुर्लभ मल्लिक का असली तहखाना था। एक बहुत बड़ी और गोल गुफा, केव, जिसकी दीवारें ठोस काले पत्थरों से बनी थी। लेकिन यहां कोई सोना नहीं था। कोई चांदी के सिक्के या हीरे जवाहरात नहीं थे। पूरे कमरे की जमीन पर पुराने जंग लगे हुए लोहे के भयानक हथियार पड़े थे। वहां बड़े बड़े कांटेदार पहिए थे, लोहे की कीलों वाले पिंजरे थे और इंसानों को तड़पाने वाली मशीनें थी। दुर्लभ मल्लिक कोई आम जमींदार नहीं था। वो एक खूंखार और साइकोपैथ इंसान था जिसे लोगों को तड़पाने का शौक था। ये कोई खजाना नहीं, एक असली टॉर्चर रूम, टॉर्चर चेंबर था। फेलुदा की टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे उस भयानक कमरे में घूम रही थी। तभी हमारी नजर जमीन पर बने खून के ताजा निशानों पर गई।
ये जीवन मल्लिक के खून के निशान थे। उसके घुटने में फेलुदा की गोली लगी थी, इसलिए वो अपना पैर घसीटता हुआ आगे बढ़ा था। वो बच नहीं सकता, फेलुदा ने अपनी रिवॉल्वर को कसकर पकड़ते हुए कहा। उनकी आंखों में वो शिकारी वाली चमक लौट आई थी। हम बिना आवाज किए दबे पांव उन खूनी निशानों के पीछे पीछे चलने लगे। गुफा के अंदर एक अजीब सी सड़ांध थी, जैसे यहां सैकड़ों सालों से मौत का राज हो। करीब 20 कदम चलने के बाद खून के निशान एक बहुत बड़ी, पुरानी और नक्काशीदार पत्थर की कुर्सी, थ्रोन के पास जाकर रुक गए। फेलुदा ने झटके से टॉर्च की रोशनी उस कुर्सी की तरफ की। रोशनी पड़ते ही मेरी आंखों की पुतलियां खौफ से चौड़ी हो गई। जटायु ने अपना मुंह अपने हाथों से ढक लिया। जीवन मल्लिक उस पत्थर की कुर्सी पर बैठा था, लेकिन वो भागने की हालत में नहीं था। उसकी छाती के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा, भारी और जंग लगा लोहे का भाला, स्पीयर, आर पार हो चुका था। वो भाला उस पत्थर की कुर्सी के पीछे से एक खौफनाक मशीनरी के जरिए निकला था। जीवन मल्लिक ने अंधेरे में गलती से उस कुर्सी के सामने वाले गुप्त फर्श, प्रेशर प्लेट पर पैर रख दिया था और 150 साल पुराना वो मौत का जाल, बूबी ट्रैप, एक्टिवेट हो गया था। भाला उसकी छाती को चीरकर बाहर निकल आया था। जीवन का शरीर कुर्सी से चिपका हुआ था। उसके मुंह से लगातार काला खून बह रहा था। उसकी आंखें दर्द और खौफ से फटी हुई थी। वो अभी पूरी तरह मरा नहीं था। उसकी उंगलियां हवा में कांप रही थी। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। फेलुदा धीरे से उसके पास गए। उनका चेहरा एकदम पत्थर जैसा सख्त था। तुमने लालच में अपनों का खून बहाया जीवन, फेलुदा ने ठंडी आवाज में कहा, और अंत में तुम्हें अपने ही खूंखार पूर्वज के जाल में मौत मिली। यही तुम्हारा खजाना है। जीवन मल्लिक ने अपनी खून से सनी हुई आंखें धीरे से उठाकर फेलुदा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर मौत का खौफ नहीं था, बल्कि उसके होठों पर एक बहुत ही भयानक, खौफनाक और शैतानी मुस्कान तैर गई। उसने खांसते हुए खून थूका। तुम्हें क्या लगता है फेलुदा? जीवन मल्लिक की आवाज एक भयानक फुसफुसाहट जैसी थी कि ये जाल मैंने गलती से दबाया था? नहीं, मुझे किसी ने इस कुर्सी की तरफ धक्का दिया था। मेरा पूरा शरीर झटके से सुन्न हो गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। धक्का दिया था, इसका मतलब इस 150 साल पुराने जमीन के नीचे दबे हुए घुप अंधेरे टॉर्चर रूम में कोई और भी मौजूद था। जीवन ने अपना खून से सना हाथ धीरे से उठाया और हमारे ठीक पीछे उस खौफनाक और घने अंधेरे कोने की तरफ इशारा किया। वो यहां है फेलुदा। जीवन ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा, असली मौत तुम्हारे पीछे खड़ी है। जीवन की गर्दन एक झटके में एक तरफ लुढ़क गई। उसकी आंखें खुली रह गई। वो मर चुका था, लेकिन मेरी धड़कनें रुक चुकी थी। और तभी उस घुप अंधेरे कोने से, जहां जीवन ने इशारा किया था, किसी के भारी कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। साथ ही एक बहुत ही खुरदरी, पुरानी और रूह कंपा देने वाली हंसी उस पूरी गुफा में गूंजने लगी। एक ऐसी हंसी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। फेलुदा ने झटके से अपनी रिवॉल्वर और टॉर्च उस अंधेरे की तरफ घुमा दी। रोशनी उस साए पर पड़ी और जो चेहरा हमने उस अंधेरे से बाहर निकलते देखा, उसने मेरे होश उड़ा दिए। टॉर्च की सफेद और तेज रोशनी उस घुप अंधेरे कोने को चीरती हुई सीधे उस साए के चेहरे पर जाकर पड़ी।
रोशनी पड़ते ही मेरी तोपशे की सांसें मेरे गले में जैसे पत्थर बन गई। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। जटायु लाल मोहन बाबू, जो अब तक डर से कांप रहे थे, वो पूरी तरह लकवाग्रस्त, पैरालाइज्ड से हो गए। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो चेहरा, वो खौफनाक, झुर्रियों भरा चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि गोसाइमपुर के जमींदार श्यामलाल मल्लिक का था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से भारी बारिश के बीच उस कब्र के अंदर असली श्यामलाल मल्लिक की लाश देखी थी। फेलुदा ने खुद उस लाश के गले की टूटी हुई हड्डी और नीले निशानों की जांच की थी। अगर श्यामलाल मल्लिक की लाश उस लकड़ी के ताबूत में दफन थी, तो हमारे सामने जिंदा खड़ा ये इंसान कौन था? क्या ये सच में कोई रूह थी? क्या गोसाइमपुर का श्राप सच था? श्यामलाल मल्लिक। फेलुदा की आवाज में कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक बर्फीली और जानलेवा शांति थी। उनकी रिवॉल्वर का ट्रिगर अब भी उनकी उंगली के नीचे था। श्यामलाल मल्लिक अब उस कमजोर और पुराने ख्यालात वाले लाचार जमींदार की तरह नहीं लग रहे थे। वो बिल्कुल सीधे खड़े थे। उनकी आंखों में वो खालीपन नहीं था जो हमने पहली मुलाकात में देखा था। उनकी आंखों में एक ऐसा शैतानी और खूंखार पागलपन था जिसे देखकर किसी भी इंसान का खून जम जाए। उन्होंने एक भारी और पुराना जमींदारी कोट पहना हुआ था और उनके हाथ में एक बहुत ही अजीब सी और पुरानी नक्काशीदार लोहे की क्रॉसबो तीर कमान जैसी बंदूक थी। उस क्रॉसबो का जहरीला तीर सीधे फेलुदा के सीने की तरफ तना हुआ था। श्यामलाल ने जोर जोर से पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया। उनकी वो खुरदरी हंसी उस 150 साल पुराने मौत के तहखाने की दीवारों से टकराकर और भी भयानक लग रही थी। तुम्हारे चेहरे का ये खौफ देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है, मिस्टर मित्र, श्यामलाल ने अपनी ठंडी और सर्द आवाज में कहा। उनकी नजरें कुर्सी पर मरे पड़े अपने जवान बेटे जीवन मल्लिक की लाश पर गई, लेकिन उनके चेहरे पर दुख की एक लकीर तक नहीं आई। मेरे महान पूर्वज दुर्लभ मल्लिक ने सच कहा था, जब लालच और धोखे की बलि दी जाती है तो इंसान के अंदर का असली देवता जाग उठता है। हमने आपकी लाश देखी थी। मैं तोपशे खुद को रोक नहीं पाया और चीख पड़ा। कब्र के अंदर ताबूत में आपकी लाश थी। उसका गला घोंटा गया था। आप जिंदा कैसे हो सकते हैं? श्यामलाल की वो शैतानी मुस्कान और चौड़ी हो गई। तुमने जो लाश देखी थी छोटे लड़के, वो मेरी नहीं थी। वो मेरे जुड़वा भाई रामलाल की लाश थी। वो पिछले 20 सालों से मानसिक रूप से बीमार था और मैंने उसे हवेली के एक गुप्त कमरे में जंजीरों से बांध कर रखा था। दुनिया के लिए वो सालों पहले मर चुका था, लेकिन कल रात मैंने अपने ही हाथों से एक लोहे के तार से उसका गला घोंट दिया। मैंने उसे अपने कपड़े पहनाए और उसे उस ताबूत में लिटा दिया। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। एक इंसान अपने ही सगे भाई का इतनी बेरहमी से कत्ल कैसे कर सकता है? ये इंसान एक दरिंदा था। लेकिन क्यों? फेलुदा की आवाज तहखाने के सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। तुमने अपने ही भाई को क्यों मारा? और तुमने इस पूरे खेल को अंजाम क्यों दिया? श्यामलाल मल्लिक ने अपनी क्रॉसबो को थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखें अब अंगारे की तरह लाल हो चुकी थी, क्योंकि मेरा बेटा जीवन एक गद्दार था। श्यामलाल गुस्से से फुफकारे। मुझे पता था कि वो इस हवेली और इसके नीचे दबे इस 150 साल पुराने राज को बेचना चाहता है। मुझे यह भी पता था कि वो तांत्रिक मृगांका और वो बहरूपिया खजाने के लालच में हमारे पीछे पड़े हैं। जीवन ने सोचा कि वो मुझे बेवकूफ बना लेगा। उसने टेट्रोडोटॉक्सिन
जहर का इंजेक्शन लेकर अपनी मौत का नाटक किया ताकि वो भूत बनकर उन दोनों कातिलों को मार सके और खजाना अकेले लूट सके। श्यामलाल एक कदम आगे बढ़े। पानी की बूंदें छत से टपक कर जमीन पर गिर रही थी। टप टप। लेकिन जीवन ये भूल गया था कि वो जिसका खून है वो उससे 2 कदम आगे है। श्यामलाल ने हंसते हुए कहा, मैंने उसे वो इंजेक्शन लेते हुए देख लिया था। मैंने उसके गंदे खेल को अपना मास्टर प्लान बना लिया। मैंने अपने जुड़वा भाई को मारा और उसकी मुट्ठी में तहखाने की वो भारी चाबी दबा दी। मुझे पता था कि तुम जैसे कलकत्ता के मशहूर जासूस को जीवन की लाश पर शक होगा और तुम तहखाने तक पहुंचोगे। तो मेरी चाबी उन लालची कुत्तों, तांत्रिक और बहरूपिये तक पहुंचाओगे। मैं चाहता था कि वो दोनों उस चाबी से तहखाने का दरवाजा खोलें और इस मौत के पानी वाले जाल, वाटर ट्रैप में तड़प तड़प कर मरे। फेलुदा की आंखें सिकुड़ गई। उनका दिमाग इस भयानक सच को प्रोसेस कर रहा था। मतलब तुमने हमें एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया ताकि तुम अपने बेटे और उन दोनों कातिलों को एक ही रात में खत्म कर सको। बिल्कुल सही। श्यामलाल की हंसी अब एक पागलपन में बदल चुकी थी। यह कोई खजाने का कमरा नहीं है फेलुदा। दुर्लभ मल्लिक ने कोई सोना चांदी नहीं छोड़ा था। ये एक टॉर्चर रूम है, एक ऐसा मंदिर जहां लालचियों को सजा दी जाती है। जब जीवन इस कमरे में भागा तो मैं पहले से ही यहां एक गुप्त रास्ते से आकर छिपा हुआ था। मैंने ही पीछे से उसे धक्का दिया था ताकि वो इस कुर्सी वाले जाल में फंसकर तड़प तड़प कर मरे। एक गद्दार बेटे के लिए एक बाप का यही सबसे अच्छा तोहफा था। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई। एक बाप ने अपने ही बेटे को उस भयंकर भाले पर धकेल दिया था। यह हवेली किसी जमींदार की नहीं बल्कि एक साइकोपैथ खानदान की थी। तुम एक बीमार और दरिंदे इंसान हो श्यामलाल। फेलुदा ने अपनी रिवॉल्वर का निशाना सीधा श्यामलाल के माथे पर लगा दिया। फेलुदा की उंगलियां ट्रिगर पर कस गई। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अब तुम इस तहखाने से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। श्यामलाल ने अपनी क्रॉसबो को सीधा फेलुदा की आंखों के सामने तान दिया। पुलिस यहां कभी नहीं पहुंच पाएगी फेलुदा। श्यामलाल की खुरदरी आवाज गूंजी। इस तहखाने से बाहर जाने का सिर्फ एक ही गुप्त रास्ता है और वो मेरे ठीक पीछे है। तुमने मेरे भाई, मेरे बेटे और उन दोनों लालची कीड़ों को मरते हुए देखा है। तुम एक गवाह हो और मैं गवाहों को जिंदा नहीं छोड़ता। अब इस 150 साल पुरानी कहानी का अंत तुम्हारे और तुम्हारे इन दोनों दोस्तों के खून से होगा। इससे पहले कि श्यामलाल अपनी क्रॉसबो का ट्रिगर दबाता, फेलुदा ने एक ऐसा दाव चला जो शायद कोई और इंसान सोच भी नहीं सकता था। फेलुदा जानते थे कि क्रॉसबो का तीर गोली से भी ज्यादा तेज और साइलेंट होता है। अगर वो सीधे गोली चलाते तो शायद मरने से पहले श्यामलाल तीर चला देता और वो तीर मुझे या जटायु को लग जाता। फेलुदा ने अपनी आंखों से टॉर्च की तेज रोशनी सीधे श्यामलाल मल्लिक की आंखों पर मार दी। आह! श्यामलाल अचानक आई उस तेज और अंधी कर देने वाली सफेद रोशनी से तिलमिला गया। उसकी आंखें एक सेकंड के लिए चुंधिया गई। उसी एक सेकंड का फायदा उठाकर फेलुदा ने बिजली की रफ्तार से जमीन पर गोता लगाया और अपनी रिवॉल्वर से सीधा फायर कर दिया। धड़ाम! गोली की आवाज उस पत्थर के तहखाने में किसी बम के फटने जैसी लगी। गोली सीधे श्यामलाल मल्लिक के दाहिने कंधे को चीरती हुई निकल गई। उसके हाथ से वो भारी लोहे की क्रॉसबो छिटक कर जमीन पर गिर गई और उसमें से निकला जहरीला तीर फेलुदा के सिर के ठीक ऊपर से गुजरता हुआ पत्थर की दीवार में जा धंसा। तुम मुझे नहीं मार सकते, श्यामलाल पागलों की तरह चीखा।
उसका कंधा खून से लथपथ था। वो दर्द से बौखला गया था। उसने हार नहीं मानी। वो अपनी जमींदारी जैकेट के अंदर से एक लंबा और तेज धार वाला खंजर निकालकर फेलुदा की तरफ एक भूखे भेड़िए की तरह झपटा। फेलुदा सावधान, मैं पूरी ताकत से चीखा। फेलुदा अभी जमीन पर ही थे। श्यामलाल का खंजर सीधा फेलुदा की छाती की तरफ आ रहा था, लेकिन फेलुदा का वो पुराना गिल्ट, वो अंधकार जो उन्हें अंदर से कमजोर कर रहा था, आज एक ढाल बन चुका था। उन्होंने कसम खाई थी कि वो अब किसी मासूम को मरने नहीं देंगे। फेलुदा ने अपनी दोनों टांगों का इस्तेमाल करते हुए हवा में एक जोरदार किक, लात, सीधे श्यामलाल के घुटने पर मारी। क्रैक, हड्डी टूटने की एक भयानक आवाज आई। श्यामलाल का बैलेंस बिगड़ गया और इससे पहले कि वो जमीन पर गिरता, फेलुदा ने अपनी रिवॉल्वर की भारी लोहे की मूठ बट पूरी ताकत से श्यामलाल के जबड़े पर दे मारी। एक जोरदार करहा के साथ श्यामलाल हवा में पीछे की तरफ उछला, लेकिन वो जहां गिरा वो कोई आम जमीन नहीं थी। वो सीधे उस 150 साल पुरानी पत्थर की दीवार के एक हिस्से पर जाकर गिरा, जहां दुर्लभ मल्लिक ने शिकार को टांगने के लिए लोहे के बड़े और तेज हुक्स लगा रखे थे। श्लक, एक भयानक, रूह कंपा देने वाली आवाज हुई। वो जंग लगा। भारी लोहे का हुक श्यामलाल मल्लिक की पीठ को चीरता हुआ उसके सीने के आर पार हो गया। श्यामलाल का पूरा शरीर हवा में उस दीवार पर टंग गया। उसके मुंह से खून का एक बड़ा फव्वारा निकला। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कांपते हुए अपने खून से सने हाथों को आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां हवा में कुछ पकड़ने की कोशिश कर रही थी। दुर्लभ मल्लिक, उसने खून थूकते हुए एक आखिरी दर्दनाक फुसफुसाहट के साथ कहा, और फिर उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। उसकी आंखें खुली रह गई, जिनमें मौत का वो ही खालीपन था जो हमने पहली बार उसमें देखा था। गोसाइमपुर का असली शैतान अपने ही बनाए हुए मौत के मंदिर में मारा गया था। कमरे में एक भयानक और दमघोंटू सन्नाटा छा गया। सिर्फ दीवार से टपकते श्यामलाल के खून की आवाज आ रही थी। टप टप टप। मैं और जटायु जमीन पर बैठे हुए थे। हमारे कपड़े गीले थे। हम कीचड़ और खून से सने हुए थे। हमारी सांसें उखड़ रही थी। फेलुदा धीरे से खड़े हुए। उनकी जैकेट फटी हुई थी और उनके चेहरे पर खरोंचे थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपनी रिवॉल्वर वापस बेल्ट में रख ली। उनका चेहरा अब एकदम शांत था। उनके अंदर का वो पुराना गिल्ट आज हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। उन्होंने आज 2 मासूम जानें, मेरी और जटायु की, बचा ली थी। खेल खत्म हो गया तोपशे। फेलुदा ने अपनी टॉर्च उस गुप्त रास्ते की तरफ घुमाते हुए कहा जहां से श्यामलाल आया था। चलो यहां से बाहर निकलते हैं। इस हवेली को अब हमेशा के लिए दफन हो जाना चाहिए। हम तीनों उस संकरे और अंधेरे गुप्त रास्ते से होते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे हम मौत के मुंह से वापस जिंदगी की तरफ लौट रहे हों। जब हम हवेली के बाहर निकले तो सुबह हो चुकी थी। रात का वो भयानक तूफान और बारिश अब रुक चुकी थी। आसमान में हल्के ग्रे और नीले रंग के बादल थे। सूरज की पहली किरण हवेली के उन पुराने और सूखे पेड़ों पर पड़ रही थी। बाहर का ठंडा और ताजा हवा का झोंका हमारे चेहरों पर लगा तो हमें एहसास हुआ कि हम जिंदा हैं। हम तीनों खामोशी से गोसाइमपुर स्टेशन की तरफ पैदल चलने लगे। पीछे वो 200 साल पुरानी जमींदार हवेली अब एक मुर्दाघर बन चुकी थी, जहां लालच, धोखे और पागलपन की 5 लाशें दफन थी।
जीवन मल्लिक, तांत्रिक मृगांका, वो बहरूपिया, श्यामलाल का जुड़वा भाई और खुद श्यामलाल मल्लिक। चलते चलते मैंने फेलुदा की तरफ देखा। फेलुदा, क्या सच में गोसाइमपुर की उस हवेली में कोई रूह नहीं थी? क्या सब कुछ सिर्फ इंसानी दिमाग का खेल था? फेलुदा ने सिगरेट निकाली और उसे सुलगाते हुए एक गहरा कश लिया। धुएं को सुबह की ठंडी हवा में छोड़ते हुए उन्होंने बहुत ही गहरी और खौफनाक आवाज में कहा, भूत प्रेत अंधेरे में या पुरानी हवेलियों में नहीं रहते तोपशे। असली शैतान इंसान के अपने खून, उसके लालच और उसके दिमाग के अंधेरे में छिपा होता है। और वो शैतान मौत से भी ज्यादा खौफनाक होता है। उनकी ये बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में एक आखिरी सिहरन दौड़ गई। मैंने पलटकर उस दूर दिख रही हवेली को देखा और मुझे कसम से ऐसा लगा जैसे उस हवेली की टूटी हुई खिड़की से कोई बिना आंखों वाला साया हमें घूर रहा हो। दोस्तों, ये थी गोसाइमपुर सरगरम की खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। कैसे एक लालच ने पूरे खानदान को मौत के घाट उतार दिया। आपको इस कहानी का सबसे डरावना और शॉकिंग ट्विस्ट कौन सा लगा? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर इस डार्क मिस्ट्री ने आपकी भी रातों की नींद उड़ा दी है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। और हां, ऐसी ही दिमाग घुमा देने वाली, सस्पेंस और थ्रिलर से भरी नई डिटेक्टिव कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन, घंटी जरूर दबा देना ताकि अगली खौफनाक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए और भयानक रहस्य के साथ। तब तक अंधेरे में अपना ख्याल रखिएगा।